हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हमारी यूनिट चल रही है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉरेंस सीरीज। इससे पहले लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 6 में मैं आप लोगों को टेलर सीरीज पढ़ा चुका हूं। आज के लेक्चर में पहले हम लॉरेंस सीरीज पढ़ेंगे, लॉरेंस सीरीज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज दोनों पूछी जाती हैं, यानी कि वहां पर मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे दोनों सीरीज के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और एकेटीयू में आज के लेक्चर से मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैंने जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि टेलर सीरीज या लॉरेंस सीरीज दोनों में से कम एक सीरीज का क्वेश्चन आपको 100% एकेटीयू एग्जामिनेशन में मिलेगा। और उसमें से भी आज के लेक्चर में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेलर एंड लॉरेंस सीरीज के, बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम से कम एक क्वेश्चन आज आपको यहां से मिलेगा जो कि एकेटीयू में आएगा, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको लास्ट लेक्चर में टेलर सीरीज पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको टेलर सीरीज के 4 इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। एक टाइप टेलर सीरीज का बचा है जो हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो लास्ट टाइप है टेलर सीरीज का वो टाइप लॉरेंस सीरीज और टेलर सीरीज दोनों मिक्स होके आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेलर सीरीज क्या होती है एक बार और। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है fz जो कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो अगर fz फंक्शन आपका एनालिटिक है किसी सी सर्कल के अंदर, यहां पर देखो मैंने एक सर्कल बनाया, ये हमारा कैसा सर्कल है, सी सर्कल है, ठीक है। इसको मान लेता हूं कि सी सर्कल है। अगर हमारा कोई फंक्शन है fz और इस सी सर्कल के अंदर वो एनालिटिक है, एक चीज और ध्यान दीजिए, मैंने सर्कल यहां पर बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि सर्कल यहीं पर होगा, ये सर्कल किसी भी प्लेस पर हो सकता है। वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि सर्कल का सेंटर कहां पर है। तो अगर हमारा कोई फंक्शन है fz, ठीक है ना, और वो इस सर्कल के अंदर अगर एनालिटिक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस fz फंक्शन को इस सर्कल के सेंटर के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं टेलर सीरीज से। जैसे ये हमारे पास क्या है, इस सर्कल का मान लेते हैं सेंटर है, जिसको हम मान के चलते हैं कि a है। सर्कल का सेंटर कितना है, a। अगर हमारा fz फंक्शन इस सर्कल के अंदर एनालिटिक है, देखिए सर्कल के अंदर एनालिटिक होना चाहिए, बाउंड्री पे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। अगर हमारा fz फंक्शन सर्कल के अंदर एनालिटिक है तो हम उस fz फंक्शन को टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर सकते हैं अबाउट द सेंटर a। ये जो सर्कल का सेंटर है a, इस a पॉइंट के अबाउट, इसके सेंटर के अबाउट हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और देखिए एक्सपेंड करके जो आएगा वो आपके सामने लिखा है, ये मेरा fz फंक्शन है जो कि इस सर्कल के अंदर एनालिटिक है। अगर मैं इसको a पॉइंट के अबाउट एक्सपेंड करता हूं तो सीरीज आ जाएगी fa प्लस जेड माइनस a f डैश a। ये हमारे पास होती है टेलर सीरीज, ठीक है। और इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। लास्ट लेक्चर में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं। एक और इंपॉर्टेंट बात, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, है ना, जिसमें कुछ क्वेश्चंस के अंदर तो हमने टेलर सीरीज को अप्लाई किया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमने टेलर सीरीज को अप्लाई ही नहीं किया। मतलब क्वेश्चन टेलर सीरीज का था लेकिन टेलर सीरीज को अप्लाई नहीं किया। उसके लिए मैंने आपको एक और मेथड बताया था जिसमें हम 2 बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी और बाद में बात करूंगा इसके बारे में। तो ये हमारा टेलर सीरीज का एक्सपेंशन है। तो अगर टेलर सीरीज के एक्सपेंशन में अगर ये हमारा जो सेंटर है सर्कल का, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर आ जाए, यानी कि a की वैल्यू 0 हो जाए, कहने का मतलब ये अगर सेंटर ओरिजिन पे आ गया तो हम fz को ओरिजिन के अबाउट एक्सपेंड करेंगे। तो जब किसी फंक्शन को ओरिजिन के अबाउट एक्सपेंड किया जाता है तो सीधी सी बात है a की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर आप a की वैल्यू को 0 रखोगे तो आपको ये सीरीज मिलेगी। तो जब किसी फंक्शन को fz को अगर हम 0 के अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो जो एक्सपेंशन आता है उसको हम टेलर सीरीज के साथ साथ मैक्लोरेन सीरीज भी कहते हैं। ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। अब हम चलते हैं आगे ना, लॉरेंस सीरीज। अब देखिए लॉरेंस सीरीज क्या है, जरा ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार बहुत बार आपको क्या होता है 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं
कि लॉरेंस सीरीज क्या होती है, तो उसमें आपको केवल स्टेटमेंट लिखना होता है और फॉर्मूला लिखना होता है। लॉरेंस सीरीज की जो सीरीज है वो लिखनी होगी। ऐसी टेलर सीरीज इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट लिख देंगे और ये फॉर्मूला लिख देंगे। ऐसे अगर आपसे लॉरेंस सीरीज पूछा जाता है तो ये स्टेटमेंट लिख देंगे और इसका फॉर्मूला लिख देंगे। 2 मार्क्स में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए लॉरेंस सीरीज क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। टेलर सीरीज में मैंने आपको बताया कि आपका जो एफजेड फंक्शन है वो किसी सर्कल के अंदर एनालिटिक होना चाहिए, तब हम उसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर सकते हैं। लॉरेंस सीरीज में क्या है, आपका जो फंक्शन है वो किसी रिंग के अंदर या एनुलस के अंदर, रिंग कह सकते हैं या एनुलस कह सकते हैं, उसके अंदर एनालिटिक होना चाहिए। अब ये रिंग क्या होता है, एनालस क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। देखो मैंने यहां पर क्या किया, 2 कंसेंट्रिक सर्कल ले लिए, कंसेंट्रिक जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने यहां पर 2 सर्कल लिए जिनका सेंटर क्या है, सेम है, जिनका सेंटर सेम है। एक का रेडियस मैंने मान लिया R2, एक का रेडियस मैंने मान लिया R1, सेंटर इसका A है। अगर हमारा जो गिवन फंक्शन है fz, अगर वो fz, देखो इन दोनों सर्कल के बीच का रीजन कौन सा है, जहां पर मैंने ग्रीन कलर से हैश किया हुआ है, शेड किया हुआ है, ये वाला रीजन है। इसको क्या कहेंगे, इस रीजन को, इस रीजन को या तो हम कहते हैं रिंग या फिर एनुलस। देखो इस रीजन, इसको हम क्या कहेंगे, या तो हम कह सकते हैं रिंग, रिंग शेप रीजन, या फिर इसको हम कह सकते हैं एनुलस। ठीक है ना। तो अगर हमारा एफजेड फंक्शन इस रिंग के अंदर या इस एनुलस के अंदर अगर एनालिटिक है तो हम उस फंक्शन को लॉरेंस सीरीज से क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। यही देखो स्टेटमेंट है, इफ एफजेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द एनुलर, एनुलर और रिंग शेप रीजन, समझ में आ गया, एनुलर रिंग शेप रीजन आर बाउंडेड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2। ये रीजन 2 सर्कल से बाउंडेड है, C1 और C2 से। इसमें R1 रेडियस बड़ा है, R2 रेडियस छोटा है। हैविंग ए सेंटर A, जिसका सेंटर A पॉइंट पर है, देन फॉर ऑल Z इन R। तो उसके बाद देखिए इस रीजन के अंदर, एनुलस के अंदर जो हमारा fz फंक्शन है वो Z की सभी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। और उसका जो एक्सपेंशन है वो यहां पर लिखा हुआ है। देखो मैं यहां पर, ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, ये हमारे पास लॉरेंस सीरीज है। आज के लेक्चर के लिए आपको लॉरेंस सीरीज को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेलर और लॉरेंस सीरीज के, लेकिन हम एक भी क्वेश्चन में ना तो टेलर सीरीज को अप्लाई करेंगे और ना ही लॉरेंस सीरीज का यूज करेंगे। यानी कि आज के लेक्चर में ना तो मैं इस सीरीज का यूज करूंगा और ना ही हम इस सीरीज का यूज करेंगे। यानी कि आज हम टेलर और लॉरेंस सीरीज की जो एक्चुअल फॉर्मूले हैं, जो एक्चुअल सीरीज है, उनका यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर कैसे सॉल्व कर, देखिए क्वेश्चन टेलर और लॉरेंस सीरीज का होगा और हम उसमें टेलर और लॉरेंस सीरीज को ही अप्लाई नहीं करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे ये मैं आपको आगे चल के भी बताऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज होती क्या है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है, यहां पर 2 ये टर्म आ रही है, एक an और एक bn, है ना, an और bn। तो इन an और bn के भी फॉर्मूले नीचे लिखे हुए हैं कि an को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और bn को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज तो इनका यूज नहीं है, जब इनका यूज आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होती है, लॉरेंस सीरीज होती है। तो फिलहाल आप इसमें, और अच्छा इसमें एक चीज समझ लीजिए, इसमें जो पहला वाला पार्ट होता है लॉरेंस सीरीज का, इसको कहते हैं एनालिटिक पार्ट, और जो इसका सेकंड वाला पार्ट है ये, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट, पहला वाला एनालिटिक पार्ट और सेकंड वाला प्रिंसिपल पार्ट। ठीक, चलिए फिलहाल हम क्वेश्चन आगे पहले सॉल्व करते। फिलहाल मैंने आपको टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज क्या होता है उनका स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया है। तो आप ध्यान रखना कि टेलर सीरीज को एक्सपेंड करते हैं सर्कल के अंदर, लॉरेंस सीरीज को एक्सपेंड किया जाता है रिंग के अंदर। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, देखो हमारा जो एफजेड फंक्शन है इस केस में ए पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस एरिया में एनालिटिक है। हम इसको एक दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि टेलर सीरीज में, अगर हम टेलर सीरीज में एफजेड को ए के अबाउट एक्सपेंड करना है तो हमारा जो एफजेड होता है वो ए पर एनालिटिक होता है। क्या होता है? ए पर एनालिटिक होता है। आप यहां ध्यान दीजिए, हमारा एफजेड फंक्शन इस ए पॉइंट पर एनालिटिक है क्योंकि वो इस सर्कल के अंदर, पूरे के अंदर एनालिटिक है। लेकिन लॉरेंस सीरीज के अंदर हमारा जो एफजेड फंक्शन है वो ए के अबाउट एनालिटिक नहीं होगा।
हम ए के अबाउट इसको एक्सपेंड जरूर कर रहे हैं, लेकिन ए के अबाउट एनालिटिक नहीं है, क्योंकि हमारा एफजेड केवल एनुलर, ये जो एनुलस है या रिंग है, इसी के अंदर एनालिटिक है। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिस पॉइंट के अबाउट हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं फंक्शन को, अगर फंक्शन उस पॉइंट के अबाउट एनालिटिक है तो टेलर सीरीज होगी, और उसके अबाउट अगर एनालिटिक नहीं है तो लॉरेंस सीरीज होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज टेलर और लॉरेंस सीरीज के, और हम टेलर और लॉरेंस सीरीज का यूज एक भी क्वेश्चन में नहीं करेंगे, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो, मैं ये लेक्चर आपको क्यों कह रहा हूं कि टेलर और लॉरेंस सीरीज आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि यहां पर दो फॉर्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वो कौन से दो फॉर्मूले हैं, ये रहे। चाहे क्वेश्चन टेलर सीरीज का हो या लॉरेंस सीरीज का हो, आपको इन दोनों फॉर्मूलों से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये है हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बाइनोमियल थ्योरम के, और आपको ऑलरेडी पहले से याद होंगे, लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने, और इससे पहले इन फॉर्मूलों का बहुत ज्यादा यूज हम कर चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हम आज यूज करेंगे। तो अगर मैं एक्चुअल में आपको बताऊं तो जो हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आप उसमें देखेंगे चाहे वो टेलर सीरीज का हो या लॉरेंस सीरीज का हो, दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व होंगे, दोनों में हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों में हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो फिर हम लास्ट में जाके कैसे बताएंगे कि वो टेलर सीरीज है या लॉरेंस सीरीज है। तो इसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। देखो, अगर आप लॉरेंस सीरीज में ध्यान से देखो तो यहां पर z माइनस ए की होल पावर पॉजिटिव n है, और यहां पर z माइनस ए की होल पावर निगेटिव n है। इसका मतलब लॉरेंस सीरीज के अंदर पॉजिटिव टर्म, मतलब यहां पर क्या होगा, लॉरेंस सीरीज के अंदर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव भी आएगी, यानी कि z की पावर पॉजिटिव भी आएगी और z की पावर निगेटिव भी आएगी। जबकि अगर आप टेलर सीरीज में वापस जाएं तो कहीं पर भी z की पावर निगेटिव नहीं है, यानी कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर को देख के आप बता सकते हैं कि आपकी जो सीरीज है वो टेलर है या लॉरेंस है। अगर z की सारी पावर पॉजिटिव आई तो टेलर सीरीज होगी, याद रखना। और अगर z की कुछ पावर पॉजिटिव और कुछ पावर नेगेटिव आ रही है तो वो सीरीज लॉरेंट होगी। तो मेरे ख्याल से आप पहचान लेंगे कि कौन सा सीरीज टेलर है और कौन सा सीरीज लॉरेंट है। बाकी जब क्वेश्चन कराऊंगा तब और अच्छे समझ में आएगा। चलिए, एक तो ये तरीका हो गया टेलर और लॉरेंस सीरीज को पहचानने का। एक और तरीका भी है जो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, एक्सपेंड द फॉलोइंग फंक्शन इन लॉरेंस सीरीज। इस फंक्शन को लॉरेंस सीरीज से हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। किस पॉइंट के अबाउट, z इक्वल टू 0 के अबाउट एक्सपेंड करना है। ठीक है ना, 0 के अबाउट क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अब देखो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी AKTU 2022 में ये क्वेश्चन आया था, और बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉरेंस सीरीज हम इसमें नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ये डायरेक्ट हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारे पास ये गिवन फंक्शन है, मैं इस फंक्शन को लिख लेता हूं। क्या है, fz इक्वल टू 1 माइनस कॉस z अपॉन z की पावर 3। इसको मुझे क्या करना है, एक्सपेंड करना है 0 के अबाउट। किसके अबाउट करना है, 0 के अबाउट। मैंने आपको बताया था किसी भी फंक्शन को अगर आपको 0 के अबाउट एक्सपेंड आप करते हैं तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, z को z की फॉर्म में ही रहने दें। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दें। अच्छा, मैंने आपको 3 फॉर्मूले और लिखाए थे, ये वाले फॉर्मूले है ना। इसमें से मैं आपको जो ये वाला फॉर्मूला है, इसको लास्ट लेक्चर में आपको ड्राइव भी करा चुका हूं टेलर सीरीज से। इसको भी ड्राइव कर चुके, इसको मैंने बताया था कैसे करना है, इसको भी आप कर सकते हैं। तो हम इन तीनों फॉर्मूलों को टेलर सीरीज से बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ कॉस z, तब तो आपको टेलर सीरीज लगानी ही पड़ेगी। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि अगर आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सपेंशन करना हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सपेंशन करना हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन करना हो, आपको टेलर सीरीज लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन पॉलिनोमियल की फॉर्म में, अब चाहे वो पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में दी हो या डिनोमिनेटर में दी हो या दोनों जगह दी हो, वहां पर आपको टेलर या लॉरेंस सीरीज को लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, ये तीनों 0 के अबाउट है, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। इनको हम आगे के क्वेश्चंस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं। और ये फॉर्मूले आप मैथमेटिक्स 1 से जानते हैं।
मैथमेटिक्स 1 में भी ये फॉर्मूले पढ़ चुके हैं आप लोग, बस अंतर इतना है कि वहां पर वेरिएबल x था, यहां पर वेरिएबल z है। ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, वो रियल था। स्टार्ट करता हूं यहां से, अरे ये लीजिए, अब यहां पर आ जाते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको एक्सपेंड, जरा ध्यान दें। मैं इसको एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एफ जेड इक्वल टू 1/z³ और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस जेड। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि कॉस जेड का जो फॉर्मूला है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसको हम यूज कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर कहीं पर कॉस जेड आता है तो हम वहां पर कॉस जेड की जो सीरीज है उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप कॉस जेड की सीरीज को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा, ठीक है ना। बाकी अगर आप कॉस जेड को कैलकुलेट करना चाहते हैं सीरीज को, तो उसके लिए आपको मैं लास्ट लेक्चर में तरीका बता चुका हूं। चलिए फिलहाल आप यहां डायरेक्ट पुट करें। अब जरा यहां ध्यान से देखें कितना आएगा, एफ जेड इक्वल टू 1/z³। अब मैं यहां पर 1 माइनस कॉस जेड की सीरीज लिखने जा रहा हूं। देखो कॉस जेड की सीरीज क्या होती है, 1 माइनस z²/2 फैक्टोरियल प्लस z⁴ 4/4 फैक्टोरियल माइनस z⁻6/6 फैक्टोरियल और प्लस डैश डैश डैश। ये होती है हमारी कॉस जेड की सीरीज, जो कि मैंने यहां पर लिखी हुई है, 1 माइनस z²/2 फैक्टोरियल z⁴ फैक्टोरियल। ये हमारे पास सीरीज है, इसका मैंने यहां डायरेक्ट यूज कर लिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/z³ बाहर रहेगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1 माइनस 1, देखो माइनस माइनस प्लस z²/2 फैक्टोरियल प्लस z⁴/4 फैक्टोरियल माइनस, एक मिनट, माइनस साइन, तो ये माइनस हो गया, यहां पर ये प्लस हो गया, ये माइनस आएगा बीच में। देखो बाहर माइनस साइन है तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा और यहां पर माइनस आ जाएगा, माइनस z⁴/4 फैक्टोरियल प्लस z⁻6/6 फैक्टोरियल और माइनस डैश डैश डैश, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो आपके पास 1 से 1 कैंसिल हो गया और देखो बचा कितना हमारे पास, यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास बच गया, जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं लिख लेता हूं, जरा ध्यान से देखें क्या बच गया, एफ जेड इक्वल टू, ये एफ जेड है 1/z³, देखो बाहर बचा 1/z³, ब्रैकेट के अंदर कितना बचा, z²/2 फैक्टोरियल माइनस z⁴/4 फैक्टोरियल प्लस z⁻6/6 फैक्टोरियल और माइनस डैश डैश डैश, ये मेरे पास बच गया। इस z को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा, यहां अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो z² z³, तो z² के नीचे z³ आएगा तो 1/z ही तो बचेगा और 2 फैक्टोरियल यहां पहले से, तो 1/z, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 1/z इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। अच्छा इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तो देखो वहां z⁴ है, z⁴ है, ऊपर z बचेगा तो z/4 फैक्टोरियल प्लस z⁻3, क्योंकि यहां 3 है, 3 कम हो जाएगा, /6 फैक्टोरियल और माइनस डैश डैश डैश, ये आ जाएगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब इस सीरीज को जरा ध्यान से देखो, देखो इसमें ऊपर बोला था कि एक्सपेंड द फॉलोइंग सीरीज इन ए लॉरेंस सीरीज, क्या ये लॉरेंस सीरीज है, कैसे पता चलेगा कि ये लॉरेंस है या नहीं है, मैंने आपको अभी बताया लॉरेंस सीरीज के अंदर z की जो पावर है वो निगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, मतलब निगेटिव होना जरूरी है। अगर सारी पावर z की पॉजिटिव है इसका मतलब वो टेलर सीरीज है, और अगर z की पावर निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब वो लॉरेंस सीरीज है। आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर देखो, अगर मैं इस z को नीचे से ऊपर लेके जाता हूं तो z की पावर -1 में जाएगा, z को नीचे से ऊपर ले जाते हैं z की पावर -1 बन जाएगी, इसका मतलब z की पावर क्या आ गई, निगेटिव आ गई, इधर पॉजिटिव है, तो यानी कि इसके अंदर z की पावर निगेटिव भी है, z की पावर पॉजिटिव भी है, इसलिए ये लॉरेंस सीरीज है। कैसे सीरीज है, लॉरेंस सीरीज है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये लॉरेंस सीरीज क्यों है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं
यहां पर मेंशन कर देते हैं, एक बार में ध्यान दीजिए, मेंशन कर रहा हूं, दिस इज अ लॉरेंट सीरीज, दिस इज अ लॉरेंट सीरीज। समझ में आ गया लॉरेंट सीरीज क्यों है? दिस इज अ लॉरेंट सीरीज, मैं लिख भी देता हूं आगे, बिकॉज it contains negative power of z, नेगेटिव पावर ऑफ z। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि ये लॉरेंट सीरीज क्यों है। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, यहां पर तो लिखा था कि इसको एक्सपेंड करो लॉरेंट सीरीज से। मान लीजिए सपोज नहीं लिखा होता, आपको सिर्फ लिखा होता कि एक्सपेंड द फॉलोइंग फंक्शन अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू 0 और एफ जेड इतना है, तब भी आपको लास्ट में बताना पड़ता कि ये कौन सी सीरीज है। दिस इज अ लॉरेंट सीरीज। कैसे पता चला? पावर से पता चला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये इतना आसान क्वेश्चन था जो अभी 2022 में आपसे पूछा गया। तो 2022 का जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ था, है ना, क्योंकि उसमें बहुत लेंथी क्वेश्चन आए थे। लेकिन अगर आप उस पेपर में भी अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 के जो क्वेश्चन हैं बहुत आसान है। हाँ, कुछ क्वेश्चन लेंथी जरूर है, लेकिन यूनिट 5 और 5 के क्वेश्चन बहुत आसान है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिफाइन द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन। हमें इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है। ये भी 2022 में आया, ये 2 मार्क्स में आया। वो लॉन्ग क्वेश्चन था, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2 मार्क्स में। और दोनों में एक ही जैसे, दोनों की लेंथ बराबर ही है क्वेश्चन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहां पर फंक्शन दिया है एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन ई की पावर जेड माइनस 2। एक मिनट, ई की पावर, ये पूरा का पूरा ई की पावर में ही है। एफ जेड इक्वल टू ई की पावर में जेड अपॉन जेड माइनस 2, ये हमारे पास फंक्शन दिया है। इसको क्या करना है? एक्सपेंड करना है। देखो किसके अबाउट करना है? जेड इक्वल टू 2 के अबाउट करना है, 0 के अबाउट नहीं करना। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, जब 0 के अबाउट एक्सपेंड करना हो तो आपको कोई सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 0 को छोड़ के किसी और पॉइंट के अबाउट करना है तो आपको यहां सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिए। तो हमें इसको एक्सपेंड करना है किसके अबाउट? अबाउट जेड इक्वल टू 2। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? जरा ध्यान दीजिए। आप क्या करेंगे? जेड को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जो ये जेड माइनस 2 आया है इसको आप मान लेंगे लेट जेड माइनस 2 इक्वल टू टी, इसको टी मान लेंगे। याद रखना कब सब्स्टिट्यूशन करना है? जब 0 को छोड़ के किसी और पॉइंट के अबाउट एक्सपेंड करना हो तो आप जेड माइनस 0 कर देंगे, मतलब जेड माइनस 2 कर देंगे और इसको टी मान लेंगे। चलिए अब ये सब्स्टिट्यूशन मैं यहां पर कर देता हूं। तो देखो ऐसा करने के बाद मेरे पास एफ जेड जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा? एफ जेड इक्वल टू, ध्यान देना यहां पर, ई की पावर में, देखो जेड के प्लेस पे, अच्छा एक चीज और ध्यान दो, यहां से जेड की वैल्यू कितनी आ रही है? जेड की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2 प्लस टी, 2 प्लस टी। तो जेड मेरे पास आ गया 2 प्लस टी। अब मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं, देखो अब ध्यान दीजिए, जेड की वैल्यू आ गई, जेड माइनस 2 की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास देखो फंक्शन क्या आ जाएगा, जरा ध्यान देना। एफ जेड इक्वल टू ई की पावर में, देखो जेड की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस टी। तो जेड के प्लेस पे तो लिख दो 2 प्लस टी, और जेड माइनस 2 की वैल्यू क्या है? टी, यहां पर लिख देते हैं टी। तो ये आ गया टी। अब क्या करना है? इनको अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग करेंगे तो कितना मिलेगा जरा देखो ध्यान से। ई की पावर में 2 अपॉन टी और ये टी अपॉन टी प्लस 1 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अगले स्टेप में क्या करना है? इनको अलग अलग कर दो। देखो ई की पावर 2 अपॉन टी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ई की पावर 2 अपॉन टी इंटू ई की पावर 1, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। यानी कि हमारे पास फाइनली यहां पर आ गया एफ जेड इक्वल टू ई इंटू ई की पावर 2 अपॉन टी, ई की पावर में 2 अपॉन टी। अब क्या करना है? तो मैं देखो अब इसको क्या करना है? एक्सपेंड कर देंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे?
ध्यान से देखो जरा। तो एफ जेड इक्वल टू, अब देखो अभी अभी हमने ई की पावर एक्स का फॉर्मूला, ई की पावर जेड का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, ये रहा ई की पावर जेड का फॉर्मूला। डायरेक्ट यूज करेंगे इसको अब हम यहां पर 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले को मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं। तो देखो ई तो हमारे पास पहले से ही बाहर है, इसको बाहर ही रखते हैं, ई को हम रखते हैं बाहर। ई की पावर, यहां जेड का काम 2 अपॉन टी कर रहा है, तो जहां जेड आएगा वहां 2 अपॉन टी आएगा, तो 1 प्लस जेड यानी कि 2 अपॉन टी प्लस 1 प्लस, देखो 1 प्लस क्या है, जेड है, जेड के प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं, 2 अपॉन टी, 2 अपॉन टी प्लस, देखो 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब जेड का स्क्वायर यानी कि 2 अपॉन टी का स्क्वायर, तो यह आएगा 4 अपॉन टी स्क्वायर और इंटू में 2 फैक्टोरियल। बोलो बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि हमारा जो सीरीज का फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर मैं लगाने जा रहा हूं। तो 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो जेड क्या था यहां पर 2 अपॉन टी, इसका स्क्वायर 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब मतलब 8 अपॉन टी की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये मेरे पास आ गया और प्लस डैश डैश डैश, खत्म हो गया। अब इसको, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आप यहीं पर इसका आंसर छोड़ सकते हैं, खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बस टी की जगह पर आप पुट कर देंगे, तो एफ जेड इक्वल टू ई। अच्छा देखिए, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि सर जब आपने जेड की जगह पर 2 प्लस टी पुट करा है तो आपने यहां पर क्यों जेड रखा हुआ है, यहां पर भी 2 प्लस टी, हाँ डेफिनेटली यहां पर भी 2 प्लस टी ही आना चाहिए, लेकिन क्योंकि वापस हमें 2 प्लस टी को फिर से जेड ही रखना है, तो इसलिए मैंने जेड ही रख रखा है लेफ्ट साइड में। तो आप चाहें तो यहां पर जेड के प्लेस पर 2 प्लस टी भी रख सकते हैं। अब मैं वापस यहां पर रखने जा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन, तो देखो कितना आएगा 1 प्लस 2 अपॉन, और जेड टी की जगह क्या आएगा, देखो टी हमने माना था किसको, जेड माइनस 2 को, तो टी की जगह जेड माइनस 2 पुट कर दीजिए, तो यह आ जाएगा जेड माइनस 2 प्लस 4 अपॉन जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 8 अपॉन जेड माइनस 2 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, ये आ जाएगा। अब इसको चाहे तो यहीं छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। और एक और तरीका इस आंसर को लिखने का कि आप इसको समेशन की फॉर्म में लिख दें, जैसा हमारे पास लॉरेंस सीरीज का फॉर्मूला था ना, उस फॉर्म में इसको आप समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समेशन की फॉर्म में मैं बता देता हूं कैसे लिखा जाएगा। जरूरी नहीं है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, मैं फिर भी बता देता हूं दूसरा तरीका इस आंसर को लिखने का क्या है। ई को तो बाहर ही रखो, जो ब्रैकेट में है उसके लिए समेशन लगा दो। देखो अब जरा यहां पर अगर आप ध्यान दें, 2 अपॉन जेड माइनस 2, ये देखो 2 अपॉन जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये 2 अपॉन जेड माइनस 2 का होल क्यूब है, और यहां पर फैक्टोरियल आता जा रहा है। देखो यहां पर आएगा 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1 अपॉन एन फैक्टोरियल। इससे क्या होगा, देखो एन फैक्टोरियल, तो मैं यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये 1 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन उससे पहले यहां पर भी है तो यहां 0 फैक्टोरियल होगा। तो मैं एक काम करता हूं, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूं और इन्फिनिटी तक लेके जाता हूं। तो जब मैं n की जगह 0 रखूंगा तो 0 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 1 होती है, फिर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अच्छा, और ये 2 अपॉन जेड को कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 अपॉन जेड माइनस 2 की होल पावर n कर सकते हैं। देखो जब आप n को 0 पुट करोगे तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, तो ये 1 बन जाएगा। तो आप जब n को 0 पुट करोगे तो पूरी वैल्यू 1 आएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी। जब आप n की जगह 1 पुट करोगे तो देखो 1 पुट करोगे तो 2 अपॉन जेड माइनस 2 ये वाली टर्म आ जाएगी, 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगी, 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगी। तो आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए है ना, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपको नीचे वाला फॉर्मेट में आंसर लिखना है, आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आप अपने आंसर को यहां भी छोड़ सकते हैं और यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं आज के अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखिए मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम टाइम जो एकेटीयू में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये है, मतलब ये मतलब इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपकी बुक में भी, अगर आप देखोगे जो भी किताब आपके पास होगी उसके अंदर भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यही दिखाई देंगे,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा यहां पर पहले हम इसको समझेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से आपको टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो थोड़ा बहुत शायद कम समझ में आया होगा, वो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो कैसे। पहली बात, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे नहीं कहा है कि आपको टेलर सीरीज से एक्सपेंड करना है, मतलब आपको टेलर सीरीज में एक्सपेंड करना है या लॉरेंट में करना है, कुछ नहीं कहा। कैसे पता चलेगा कि कौन सी सीरीज टेलर है, कौन सी सीरीज लॉरेंट है? तो एक तो जब आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो अगर जेड की पावर सारी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब वो टेलर सीरीज है। जेड की पावर अगर निगेटिव में आ रही है, इसका मतलब वो लॉरेंट सीरीज है। लॉरेंट सीरीज में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पावर आ सकती हैं, लेकिन निगेटिव कंपलसरी है। लेकिन क्या हम बिना सॉल्व करे स्टार्टिंग में बता सकते हैं कि क्वेश्चन टेलर सीरीज का है, लॉरेंट सीरीज का? 100% बता सकते हैं। वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहां पर कुछ समझाना चाहता हूं, जरा ध्यान से समझेंगे उसको। सबसे पहले ये देखिए, क्या है इसका मतलब, मॉड ऑफ जेड लेस देन 1। मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 का मतलब है कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन। देखो कैसे। आप सब जानते हैं मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 किसकी इक्वेशन होती है? सर्कल की इक्वेशन होती है। लेकिन यहां पर इनइक्वालिटी की लगी हुई है लेस देन। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए इसको इक्वल मान लेते हैं। तो अगर मैं इसको इक्वल मानूं, तो अब जरा यहां पर ध्यान से देखना। अगर मैं इसको इक्वल मान रहा हूं तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखो, पहला पार्ट है मेरा, मैं पहला पार्ट का यहां पर अभी मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको टेलर और लॉरेंट सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। देखो, ये हमारे पास स्थिति है, पहला केस ये है। इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, इस सर्कल को बनाने जा रहा हूं। देखो, आपको ये सर्कल है, आप सब जानते हैं, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये रही मेरे पास। देखो, मैंने आपको पहले भी बता रखा है सब ये चीज कि जो मॉड जेड इक्वल टू 1 होता है, एक सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर 0,0 पर होता है और जिसका रेडियस 1 होता है। रेडियस कितना है इसका? 1 है। तो मैं यहां पर एक सर्कल बनाने जा रहा हूं जिसका सेंटर 0,0 पे है और रेडियस उसका क्या है? 1 है। ये लीजिए, यहां पर ये सर्कल बन गया। देखो, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और रेडियस कितना है इसका? 1 है, ठीक है ना। सेंटर 0,0 पर है। अब जरा ध्यान देना है, मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें सर्कल की बाउंड्री नहीं लेनी है, सर्कल के अंदर की बात हो। देखो, ये इनइक्वालिटी है। जब मैं अगर कहता हूं मान लीजिए जेड इज लेस देन 2, तो इसका मतलब ये कि जो जेड की वैल्यू है ना वो 2 से कम है, बस 2 नहीं है, यानी कि 2 से अंदर की वैल्यू है। तो यहां पर मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1 का मतलब है कि ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस 1 है, तो हमें सर्कल की बाउंड्री नहीं लेनी, सर्कल के अंदर का पार्ट लेना है। तो सर्कल के अंदर का पार्ट ये है, ये सर्कल के अंदर का पार्ट है। बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताओ, हमें इस फंक्शन को तब एक्सपेंड करना है जब मॉड जेड की वैल्यू लेस देन 1 है। इसका मतलब यह है कि हमें इस फंक्शन को एक्सपेंड करना मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब यह हो गया कि हमें इस सर्कल को इस फंक्शन को इस सर्कल के अंदर एक्सपेंड करना है। तो अब मुझे बताओ, जब आप इस फंक्शन को इस सर्कल के अंदर एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो वी गेट टेलर सीरीज। क्यों मिलेगी टेलर सीरीज? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि सर्कल के अंदर अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वहां से हमें टेलर सीरीज मिलती है। लॉरेंट सीरीज तो रिंग के अंदर से मिलती है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करे ही बिना हमने बता दिया कि यहां से हमें टेलर सीरीज मिलेगी। आगे चलते हैं। अब जरा यहां पर ध्यान देना नेक्स्ट पार्ट पे। मैं नेक्स्ट पार्ट को आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, अभी मैं इनका सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूं कि कहां से आपको टेलर सीरीज मिलेगी और कहां से आपको लॉरेंट सीरीज मिलेगी। इधर आ जाओ। यहां पर आप देखोगे तो आपको 2 सर्कल की इक्वेशन दी है। एक सर्कल की इक्वेशन ये है और एक सर्कल की इक्वेशन ये है। तो पहले इनइक्वालिटी को इक्वल मान लो। तो एक सर्कल की इक्वेशन मॉड जेड इक्वल टू 1 है, तो मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं 2 सर्कल, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखो, तो एक सर्कल की इक्वेशन तो मॉड जेड इक्वल टू 1 है, यानी कि इसका सेंटर कहां पर होगा?
0,0 पर होगा। ये बन गया। ये किसकी इक्वेशन है? मॉड जेड इक्वल टू 1 की इक्वेशन है। ये ध्यान रखना, ये मॉड जेड इक्वल टू 1 की इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है। उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरी इक्वेशन मॉड जेड इक्वल टू 3 की है, तो इसकी भी बना लेते हैं। ये लीजिए, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई मॉड जेड इक्वल टू 3 के। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, अब इनइक्वालिटी लगाते हैं। देखो इसका मतलब क्या है कि मॉड जेड की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। देखो इस इतने इतने पार्ट को जरा ध्यान से देखो, ये पार्ट क्या बता रहा है आपको कि मॉड जेड ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब मॉड जेड ग्रेटर देन का मतलब है 1 का मतलब है कि हमें ये जो सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, हमें इससे बाहर का रीजन लेना है, क्योंकि ग्रेटर देन की बात हो रही है, यानी कि हमें इधर का रीजन लेना है ये। और मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब है कि ये जो जिसका रेडियस 3 है सर्कल का, हमें उसके अंदर का रीजन लेना है। अंदर का रीजन ये है। तो मेरे ख्याल से अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या मिलेगा। वी गेट लॉरेंस सीरीज, वी गेट लॉरेंस सीरीज। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि यहां से हम लॉरेंस सीरीज मिलेगी। हमें क्या मिलेगी? लॉरेंस सीरीज। चलिए अगले पार्ट को जरा समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। नेक्स्ट पार्ट है हमारा मॉड जेड इक्वल टू ग्रेटर देन 3, मॉड जेड ग्रेटर देन 3। अब इसको जरा समझते हैं, ध्यान से समझना। आगे चलते हैं और थर्ड पार्ट को समझते हैं, मॉड जेड ग्रेटर देन 3। ठीक है, देखो इसको अब ध्यान से समझिए जरा। सॉरी, ग्रेटर देन 3 है ना। चलिए तो यहां से इसको समझ लेते हैं ध्यान से, कैसे, क्या मतलब है इसका। तो यहां पर पहले मैंने ये एक्स एक्सिस बनाई, सॉरी वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। अब जरा ध्यान देना यहां पर। अब मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूं, सर्कल। देखो मॉड जेड ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है, पहले तो यहां जरा ध्यान से समझो। सबसे पहले अगर मैं इसको इक्वल मान लूं तो यहां पर मुझे एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 3 है और सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पर। तो मैं यहां पर एक 3 रेडियस का सर्कल बना लेता हूं जिसका सेंटर है ओरिजिन पर। ठीक है ना, ये एक सर्कल मेरे पास आ गया। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, देखो लेकिन यहां पर कह रहा है ग्रेटर देन, यानी कि रीजन इसके बाहर का आएगा। तो रीजन इससे बाहर का आएगा, इसका मतलब रीजन बाहर का ऐसे बनेगा, इससे बाहर का रीजन आएगा। तो ये तो सर्कल से बाहर का रीजन आ रहा है और यहां पर कोई दूसरा सर्कल आपको दिया नहीं, तो क्या करें? अब हम क्या करें? तो एक बात बताइए, देखिए बाहर का रीजन नहीं दिया, इससे सर्कल के बाहर का रीजन है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो फंक्शन है, इस सर्कल के बाहर जितना भी रीजन है सभी जगह क्या होगा? एनालिटिक होगा, इनफाइनाइट तक एनालिटिक होगा। तो यहां पर देखो क्या होता है, जब ग्रेटर देन दिया होता है तो इससे बाहर का रीजन है, तो एक्चुअल में ये सर्कल के बाहर का रीजन है। अब कहीं ना कहीं एक सर्कल और होगा जिसके अंदर ये रीजन आ रहा होगा। तो यहां पर हम क्या मानते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, कहां पर? इन्फिनिटी पे। यानी कि यहां पर हमें क्या करना है, एक सर्कल को एज्यूम करना है जिसका रेडियस इनफाइनाइट है। क्या है? जिसका रेडियस इनफाइनाइट है। तो ये हमारा सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही? तो यहां पर एक इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल हम ले लेंगे, इनफाइनाइट रेडियस का। ठीक, देखिए इन्फिनिटी पे जो सर्कल बनेगा वो डॉटेड बनेगा, तो ध्यान रखना ये डॉटेड है, ऐसा आप मान लीजिए। क्या है? ये डॉटेड है। ठीक, तो इन्फिनिटी पे कोई सर्कल है और सीधी सी बात है इन्फिनिटी से तो अंदर का ही रीजन होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर आपको कौन सी सीरीज मिलने वाली है? वी गेट लॉरेंस सीरीज। तो यहां से आपको लॉरेंस सीरीज मिलेगी। कैसे सीरीज मिलेगी? लॉरेंस। देखो इनको ध्यान से एक बार समझ लेंगे ना तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तुरंत आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन लॉरेंस सीरीज का है या टेलर सीरीज का है। एक और बच गया हमारे पास, उसको भी समझ लेते हैं। लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें 0 है एक साइड में, तो जरा इसको ध्यान दीजिए। z+1 क्या है? मॉड ऑफ z+1 लेस देन 2 ग्रेटर देन 0। इसको समझते हैं। देखो इसमें भी क्या है, अगर मैं पहले इस पार्ट को लेता हूं तो देखो ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहां पर है? देखिए हमने पहले पढ़ा था z+1 इक्वल टू अगर 2 है तो इसका सेंटर कहां होगा? z-1 इज इक्वल टू 2, तो इसका सेंटर होगा -1, 0 पे।
देखिए अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, है ना। ये सेंटर कितना हो गया, -1,0। तो पहले तो मुझे -1,0 पे एक सर्कल बनाना होगा जिसका रेडियस हम लेंगे 2। तो मैं यहां पर पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। ये एक्स एक्सिस और ये रही मेरी वाई एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब जरा यहां पर ध्यान देना, मैं यहां पर एक सर्कल बनाने जा रहा हूं जिसका रेडियस 2 है और जिसका रेडियस 2 है और सेंटर उसका -1,0 है। तो देखो मान लेता हूं कि यहां पर सेंटर कहीं होगा -1,0 पे। सेंटर कहां पर है, -1,0 पर। ये लीजिए, ये मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस, देखिए सेंटर मान लेता हूं यहां पर है इसका, ये -1,0 है, ये इसका सेंटर है, रेडियस इसका 2 है, तो सीधी सी बात है रेडियस 2 है, इस तरह का एक सर्कल बनेगा, इस सर्कल बन गया। अब देखो ध्यान देना, z+1 <1 यानी कि इसके अंदर के रीजन की बात हो रही है, अंदर के। दूसरी तरफ चलते हैं, अब सर्कल का ये वाला पार्ट लेते हैं, ये वाला पार्ट, इसका मतलब लेफ्ट वाले पार्ट में। अगर आप लेफ्ट वाले पार्ट में ध्यान दें यहां से यहां तक, तो देखो ये इक्वेशन क्या बन रही है, mod of z+1 > 0। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर -1,0 पे ही है और जिसका रेडियस 0 है। देखो ये क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर -1,0 पर है और जिसका रेडियस 0 है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 हो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे पॉइंट सर्कल, ठीक है ना भाई। जब सर्कल का रेडियस 0 है इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट सर्कल हो गया। -1,0 पे ये हमारा पॉइंट सर्कल है। बात समझ में आ रही है, क्या है, पॉइंट सर्कल, ये पॉइंट सर्कल है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें इस पॉइंट सर्कल से बाहर का रीजन लेना है। कहां का रीजन लेना है, बाहर का। तो अगर मैं इस पॉइंट सर्कल से बाहर का रीजन लूंगा तो ये रीजन आ जाएगा। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा जो फंक्शन है वो इस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक नहीं है, 0 के ऊपर एनालिटिक नहीं है, क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन का साइन लगा है, 0 कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये भी तो एनुलस बन गया। अरे भाई बीच में क्या पॉइंट सर्कल आ रहा है और पॉइंट सर्कल के बाहर का रीजन है, पॉइंट सर्कल के बाहर का रीजन है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये भी एक एनुलस बन गया, रिंग बन गई। बात अलग है कि इसका जो अंदर वाला सर्कल है वो पॉइंट सर्कल है। तो यहां पर भी हमें क्या मिलेगा, वी गेट अ लॉरेंस सीरीज। तो यहां से भी हम क्या मिलेगा, हमें एक लॉरेंस सीरीज मिलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें यहां से लॉरेंस सीरीज मिलेगी। तो ये था इस क्वेश्चन का बेसिक पार्ट। बात समझ में आ गई। मैंने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया, मैं एक्चुअल में आपको टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से क्लियर कराना चाहता था कि आपको क्लियर हो जाए कि टेलर सीरीज का मतलब क्या है और लॉरेंस सीरीज का मतलब क्या है। अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, अब 1 बाय 1 मैं यहां से स्टार्ट करूंगा सॉल्यूशन। देखो अब यहां से स्टार्ट होगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये आपको सॉल्यूशन में करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको सॉल्यूशन में बताने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन में आपको क्या बताना वो मैं अब आपको आगे बताना जा रहा हूं, बहुत ही आसान है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहां से। पहला पार्ट mod of z इक्वल टू mod, पहला पार्ट है हमारा। पहले मैं यहां पर फंक्शन लिख लेता हूं। फंक्शन क्या है, fz, इसको हम fz मान लेते हैं। fz इक्वल टू fz, मैं यहां पर फंक्शन लिखने जा रहा हूं fz इक्वल टू 1/z+1 और z+3, ये मेरा फंक्शन है जिसको मैंने यहां पर लिख दिया z+1 z+3। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर मेरा पहला पार्ट आ जाएगा। अच्छा पहला पार्ट बाद में लाएंगे, पहले हम इसको क्या करते हैं, जरा ध्यान देना। जब भी आपको इस तरह से फंक्शन दिया हो, देखो ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में है और यहां पर नीचे 2 फैक्टर हैं, पहले आपको क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मूले बताए थे, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं वो मैंने लिखा था वहां पर। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आते होंगे, क्योंकि हम इससे पहले जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने
पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत ज्यादा यूज किया था। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन बहुत सिंपल है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर देखो 1 अपॉन, मैं यहां पर लिखता हूं z+1 माइनस 1 अपॉन z+3। देखो यहां पर जरा ध्यान दो, अगर मैंने यहां पर 1 अपॉन z+1 लिखा, यहां पर 1 अपॉन z+3 लिखा, अगर आप इसके एलसीएम ले ले तो इधर z+3 आएगा और इधर माइनस z+1 आएगा। तो ये कितना बचेगा, देखो z से z तो कट जाएगा, z से z कट गया, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 बचेगा, यानी कि ऊपर 2 बचेगा, बचना चाहिए 1। तो एक काम करो, उसको 1/2 से डिवाइड कर दो। देखिए अगर ये डायरेक्ट तरीका है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो आप पहले से जानते हैं पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा। 1 अपॉन z+1 और z+3 इज इक्वल टू a अपॉन z+1 प्लस b अपॉन z+3। यहां से आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, ये मेथड आपको आता होगा, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं कैसे करना है इसको, ठीक है ना। तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं होता तो आप प्रॉपर तरीके से कर ले। ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब आगे देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका। अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या था, मॉड ऑफ z लेस देन 1। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, मॉड ऑफ z लेस देन 1। अब चलिए आगे देखिए, मॉड ऑफ z लेस देन 1 पहला पार्ट। अब देखो जरा कैसे करेंगे सॉल्व। अब यहां पर जरा ध्यान देना, इस फंक्शन को उठा लीजिए। अब देखो यहां से कितना आसान आपके लिए हो जाएगा, 1/2 ये कितना आएगा। अब यहां पर देखो एक चीज आपको समझनी है कि यहां पर आपको बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले लगाने सभी क्वेश्चन के अंदर। कैसे लगेंगे बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले, जरा ध्यान दीजिए। मैंने आपको ये जब फॉर्मूले बताए थे, ये जो दोनों फॉर्मूले होते हैं, देखिए अबव फॉर्मूले इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि ये जो x है, ये x हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। अगर यहां 1 है तो x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूले वैलिड है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन में समझते हैं जरा इस चीज को। यहां पर आ जाते हैं, देखो यहां पर मेरे पास क्या लिखा है, 1 अपॉन ये 1 प्लस जेड लिखा है, 1 प्लस जेड। और जरा ध्यान देना, फर्स्ट वाले पार्ट में जेड की जो वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि हमारी जेड की वैल्यू 1 से छोटी है। तो इसका मतलब अगर जेड की वैल्यू 1 से छोटी है तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, कंडीशन फुलफिल हो रही है। जेड की वैल्यू देखो छोटी है। आगे चलते हैं, -1 अपॉन ये हमारे पास z+3 लिखा है। कितना लिखा है, z+3, ठीक है ना। यहां पर कितना लिखा है, z+3। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर z की वैल्यू लेस देन 1 है, यहां भी z की वैल्यू लेस देन 1 है, फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन यहां पर 1 होना चाहिए था, 3 है। क्या होना चाहिए था, 1। देखो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, z 1 से छोटा है, लेकिन यहां पर 1 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर 1 नहीं है। तो यहां पर 1 बना लेते हैं। कैसे बनेगा, यहां पर 1 कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 1/1 प्लस जेड, इसमें से आप 3 को कॉमन ले लो। 3 को क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो जब आप यहां पर 3 को कॉमन लोगे तो 1 प्लस z/3 बचेगा। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कॉमन किसको लेना है। हम यहां पर 1 z को कॉमन लेके भी बना सकते थे। देखो आपके पास 1/z+3 है, इसको आप दो तरीके से 1 बना सकते हो। एक तो आप z को कॉमन ले लो, तो z को कॉमन लोगे तो 1/1 प्लस 3/z बचेगा, 3/z। और दूसरा आप ऐसे कर सकते हो, यहां से 3 को कॉमन ले लो तो ये 1/1 प्लस z/3 बचेगा। दोनों में से सही कौन सा है और गलत कौन सा है, देखो सही और गलत बता रहा हूं कौन सा है। अगर आप ये केस लेते हो तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, z/3 आ रहा है, और z क्या है, एक मिनट, यहां पर, हाँ यहां पर हमने 3 कॉमन लिया। पहले इसको देखो, यहां पर 3/z आ रहा है और z की वैल्यू 1 से छोटी है। तो एक बात बताओ, अगर आप 3 को 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो ये ओवरऑल वैल्यू तो 1 से बड़ी आएगी, और यहां पर जो भी लिखा होना चाहिए वो 1 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये तो गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हम। यहां पर इसको चेक करो, देखो यहां पर z ऊपर आ रहा है और z की वैल्यू 1 से छोटी है। अगर आप उसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये ठीक है, यहां पर ये वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है। तो ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। और अब मैं आपको बता दूं सीधा तरीका, ये इसमें तो चेक करने में लगेगा समय,
मैं सीधा तरीका बताता हूं आपको करना क्या है। आपको अगर जेड बड़ा है तो आप जेड को कॉमन लेंगे, और जेड के साथ में लिखा हुआ नंबर अगर बड़ा है तो आप उसको कॉमन लेंगे। देखो यहां पर देखो जरा, यहां इन दोनों में 1 बड़ा था तो मैंने 1 को कॉमन लिया, लेकिन 1 को कॉमन लेने का कोई फायदा नहीं, 1 को कॉमन लेना भी नहीं है। जेड और 3 में कौन बड़ा, 3, तो 3 को कॉमन ले लो। तो जो भी बड़ा नंबर होगा उसको कॉमन लेना है, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आपको इतना देखना है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो यहां पर 3 बड़ा था, 3 को कॉमन ले लिया, बात खत्म हो गई। अब आगे चलते हैं, चलिए। तो यहां पर देखो मेरे पास आ गया एफ जेड इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में, देखो 1/1 प्लस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस जेड की होल पावर -1, इसको ऊपर लेके जाएंगे, -1/3 1 प्लस z/3 की होल पावर -1। बस यही आपको करना है। क्वेश्चंस बहुत आसान है, एक एक मतलब ये मान के चलिए ये सारे पार्ट बहुत छोटे छोटे से हैं। देखो यहां तक हम पहुंच गए, अब क्या करना है, अब आपको सिंपली यहां पर इसको एक्सपेंड कर देना है। फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। 1 प्लस जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस जेड का एक्सपेंशन है 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड की पावर 3 प्लस डैश डैश डैश, यही तो एक्सपेंशन होता है। कर देते हैं, तो 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड की पावर 3 प्लस डैश डैश डैश, ये मेरे पास आ गया -1/3। यहां पर देखो इसका एक्सपेंशन करना, सेम ही फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस, देखो यहां पर जेड की जगह z/3 है, तो 1 माइनस z/3 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 9, क्योंकि स्क्वायरिंग करनी है, माइनस जेड की पावर 3/27 और उसके आगे प्लस डैश 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 डैश। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बस आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू 1/2, देखो ये 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड की पावर 3 प्लस डैश डैश डैश। देखो इसको लिखने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं एक बार और। चलिए एक मिनट, अब ये देखो कितना बचा, यहां पर तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा, चलिए फर्स्ट पार्ट आ गया, इस -1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस -1/3 को अंदर मैं क्या करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई। देखो कितना आएगा, माइनस का 1/3 प्लस का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो z/9 आ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस से प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा तो z² आएगा, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z की पावर 3/81 आएगा और माइनस डैश डैश, ऐसे ही चलते जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं आप, तो देखो कितना आएगा 1/2, देखो यहां पर 1 में से 1/3 को माइनस कर दो, आपको क्या करना है इन दोनों को, तो 1 में से 1/3 माइनस करेंगे 2/3 बचेगा, फिर ये माइनस जेड है, ये z+9 है, देखो माइनस जेड और z+9 को ऐड करोगे तो ये माइनस का 8/9 जेड बचेगा, देखो ये माइनस का 9z प्लस का 8z, तो 8z/9। और आगे चलते हैं, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर के साथ, तो जब आप जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर के साथ करोगे तो ये प्लस का 26/27 जेड स्क्वायर आएगा, फिर आप क्यूब को क्यूब के साथ ऐड करोगे तो ये माइनस में 81, यानी कि माइनस में 80/81, माइनस में 80/81 जेड की पावर 3 और प्लस डैश डैश डैश, यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो एक तरीका तो ये हो गया आंसर को लिखने का, ये हो गया एक तरीका आंसर को लिखने का। दूसरा तरीका भी बता देता हूं, दूसरा तरीका आपका क्या है, आप डायरेक्ट यहीं से दूसरा लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में। देखो कैसे, एफ जेड, दोनों मत लिख देना, मैं दोनों बता रहा हूं, लिखना एक ही है, 1/2, देखो इसको आप समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, समेशन जेड की पावर, देखो समेशन, पहली बात तो यहां पर ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे हैं, तो पहले एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जब भी ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता है तो आप उसको -1 की पावर n लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा -1 की पावर n,
इससे हमेशा ऑल्टरनेट साइन आएंगे, क्योंकि जब आप n को 0 पुट करोगे तो +1 वैल्यू देगा, जब आप इसको 1 पुट करोगे तो -2 पुट करोगे तो +3 पुट करोगे तो -4 पुट करोगे तो प्लस, ऑल्टरनेट आ गया। और यहां पर देखो z की पावर को भी n कर दो, और n कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के इंफिनिटी। तो देखो पहला सीरीज, ये वाली सीरीज लिख दी मैंने, यहां पर अगर आप n की जगह 0 पुट करोगे ना तो 1 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो -z आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो z² आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो -z³ आ जाएगा। हो गया। आगे माइनस का 1/3, अब यहां पर देखो जरा फिर से समेशन लगा देता हूं मैं, यहां पर समेशन, देखो इसको मैं लिखने जा रहा हूं समेशन में, तो यहां पर n = 0 से लेकर के इंफिनिटी तक फिर से वेरी करेंगे, और यहां पर देखो z/3 की पावर बढ़ती जा रही है, तो एक काम करते हैं, यहां पर भी साइन ऑल्टरनेट है, तो -1 की पावर n और z/3 की होल पावर n कर देते हैं, तो आपके पास ये मिल जाएगा। यानी कि ये हो गया दूसरा तरीका आंसर को लिखने का। हालांकि ये नीचे वाला तरीका ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधे आंसर लिख देना है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट को ये वाला आंसर ज्यादा सही लगता है, तो मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया, नहीं तो इसको लिखना ज्यादा आसान है, कैलकुलेशन करनी नहीं है आपको। तो आप इन दो तरीके से आंसर को लिख सकते हैं अपने, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, लेकिन आगे से मैं एक ही तरीका बताऊंगा, है ना, बार बार दोनों तरीके नहीं लिखेंगे, या तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, और है, या तो ऐसे या फिर ऐसे। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट को लिख लेते हैं क्या है। फंक्शन हमारा वही है, सेकंड पार्ट है, z की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है। देखो पहले तो मैं फंक्शन लिखूंगा, fz = कितना है, 1/2 बाहर है, 1/z+3, नहीं z+3 नहीं है, पहले कितना है, हाँ z+1 है, पहले z+1 -1/z+3, ये मेरे पास गिवन फंक्शन है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। किस पॉइंट के अबाउट स्टार्ट करना था, देखो पॉइंट हमें दे रखा है mod ऑफ z <3 > 1, यही है ना, 1 से 3, ठीक है। जल्दी से देखो 1 से 3 के बीच में कैसे करना, आप जरा ध्यान देना। पहले आप fz लिखो, 1/2 1/z+1 -1/z+3। अब जरा यहां पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पर देखो क्या होगा, जरा ध्यान दो। देखो z की जो वैल्यू 1 से बड़ी है, अब प्रॉब्लम हो गई, z की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब यहां पर z बड़ा है, तो जो बड़ा नंबर है उसको कॉमन लेना पड़ेगा। देखो यहां पर 1 छोटा है, z बड़ा है, तो z को कॉमन लेना पड़ेगा। इधर आ जाओ, यहां पर z+3 लिखा है, अब 3 बड़ा है कि z बड़ा है, z की वैल्यू 3 से छोटी है, इसका मतलब 3 बड़ा नंबर है, तो यहां से 3 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो इधर से आप 3 को कॉमन लेंगे और इधर से आप z को कॉमन लेंगे, यही यहां पर इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ गया, इसमें से z को कॉमन लेंगे क्योंकि z 1 से बड़ा है, इसमें से आप 3 को कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 z से बड़ा है। तो कर देते हैं स्टार्ट, देखो तो fz = 1/2, इसमें से मैं लेने जा रहा हूं z को कॉमन, तो बचेगा कितना, यहां पर 1 + 1/z बचेगा। अब जरा देखो, अब हमारी बाइनोमियल थ्योरम की कंडीशन फुलफिल हो गई। देखो यहां पर फुलफिल नहीं हो रही थी, यहां पर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि z 1 से बड़ा है। बाइनोमियल एक्सपेंशन तभी लगेगा जब z 1 से छोटा होगा। अब देखो z 1 से छोटा हो गया, देखो कैसे, ये 1 है और ये जो टर्म लिखी यहां पर, ये वाली टर्म, अब ये टर्म 1 से छोटी हो गई। क्यों छोटी होगी 1 से, क्योंकि 1/z लिखा और z 1 से बड़ा है। अगर आप 1 को 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी। तो यहां प्रॉब्लम सॉल्व, माइनस, यहां पर तो 3 बड़ा है तो 3 को कॉमन ले लो, तो यहां पर बच जाएगा 1 + z/3। और मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें करना क्या है।
अब हम यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, बस पहले हमें इन फैक्टर को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो 1/z 1 + 1/z की होल पावर -1 माइनस 1/3 1 + z/3 की होल पावर -1। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये तो बताया ही नहीं कि सीरीज कौन सी है। जरा इस सीरीज को देखो कौन सी है, z की पावर n है और z/3 की पावर भी क्या है, n है। इसका मतलब ये कौन सी सीरीज हुई, टेलर सीरीज हुई। इट इज अ टेलर सीरीज विद इन अ सर्कल z = 1। ध्यान देना यहां पर स्पेस नहीं है, कहां लिखूं मैं, इधर लिख रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। इट इज अ टेलर सीरीज। कैसे सीरीज है, ये टेलर सीरीज है, टेलर सीरीज विद इन द सर्कल mod z = 1, क्योंकि हमने mod z > 1 के लिए सॉल्व किया ना, तो ये mod z = 1 के सर्कल के अंदर इट इज अ टेलर सीरीज विद इन द सर्कल, इस सर्कल के अंदर ये टेलर सीरीज है। ये एंड में आपको लाइन लिखनी है कि आपकी सीरीज टेलर है या लॉरेंट है। तो इट इज अ टेलर सीरीज विद इन द सर्कल mod z = 1। अब यहां पर आ जाते हैं, देखो अब यहां पर ध्यान दे, इसको क्या करना है, एक्सपेंड कर देना, बस क्वेश्चन हो गया हमारा। सभी क्वेश्चन में एक ही जैसा काम करना है, एक में एक, अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गए चारों, तो समझ लीजिए आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। 1/z, देखो यहां पर देखो इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना आएगा 1 माइनस, देखिए ये यहां पर z का काम 1/z कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा 1 - z, यानी कि 1 - 1/z प्लस 1/z का स्क्वायर माइनस 1/z³ और प्लस डैश डैश डैश, ये आ गया। आगे चलते हैं, माइनस का 1/3 ब्रैकेट 1 - z/3 प्लस z² 9 माइनस z की पावर 3/27 प्लस डैश डैश डैश, ये हमारा हो गया एक्सपेंशन। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो fz = 1/2। ठीक है, देखो एक तरीका तो वही है कि आप समेशन के फॉर्म में लिखें, तो समेशन के फॉर्म में लिखना आसान है इसको भी, तो मैं एक काम करता हूं समेशन के फॉर्म में लिख देता हूं। बाकी अगर आप मल्टीप्लाई करके भी इसको लिख सकते हैं, है ना, इस 1/z को अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करो और सेम पावर की टर्म में उनको ऐड करके लिख दो। एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका हो गया कि इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख दो। ठीक है ना, क्या करो, डायरेक्ट लिख दो। तो मैं यहां पर आपके लिए छोड़ देता हूं, इसको आपको बस मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देना है, चाहे आप इसको समेशन की फॉर्म में लिखो या इसको आप ऐड करके लिखो, बात एक ही है। अब मुझे बस यहां पर इतना बता दो कि ये टेलर सीरीज है कि लॉरेंस सीरीज है। डेफिनेटली लॉरेंस सीरीज ही है, और मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, देखो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूं कि पहले वाले केस में आपको टेलर सीरीज मिलेगी, मिली या नहीं, टेलर सीरीज मिली। दूसरे वाले केस में लॉरेंस सीरीज मिलेगी, और आप देख सकते हैं लॉरेंस सीरीज ही मिल रही है। क्यों मिल रही है लॉरेंस सीरीज, क्योंकि देखो इसमें z डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब यहां पर z की पावर नेगेटिव है और उधर z की पावर पॉजिटिव है। चलिए मैं एक दो स्टेप और कर ही देता हूं, देखो fz = 1/2, अंदर देखो यहां पर ध्यान दीजिए, मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूं। मैं इसका आंसर समेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं, आप इसको ऐड करके भी लिख सकते हैं। देखो अगर समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/z बाहर है, समेशन n = 0 से लेकर के इंफिनिटी, और देखो यहां पर 1 आ रहा है, 1/z, पहले तो आप -1 की पावर n लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट साइन आ रहे हैं। फिर यहां पर आप 1/z की पावर भी n कर देंगे, खत्म। ये हो गया इसका पहला पार्ट। माइनस, देखिए बुक में आपको इस तरह के आंसर मिलेंगे देखने को, -1/3 बाहर है और इसके अंदर मैं समेशन लगा देता हूं, तो 1/3
समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर के इंफिनिटी -1 की पावर n, क्योंकि ऑल्टरनेट साइन है, और z/3 की होल पावर n। और यहां से आपको ये आपका फाइनल आंसर हो गया इन द फॉर्म ऑफ समेशन। अगर आपको समेशन वाला आंसर डिफिकल्ट लगता है और आपको लगता है कि ये ऐसे नहीं लिख पाएंगे आप लोग, तो आसान तरीका ऐड कर दीजिए। जेड वाली टर्म जेड के साथ ऐड कर दीजिए, जेड स्क्वायर की टर्म जेड स्क्वायर के साथ ऐड कर दीजिए, जेड क्यूब की टर्म जेड क्यूब के साथ ऐड कर दीजिए, और जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको लिख दीजिए। तो यहां पर इट इज अ लॉरेंस सीरीज, इट इज अ लॉरेंस सीरीज विद इन द एनुलस। कौन से एनुलस के अंदर? जो हमें गिवन था, ये एनुलस ही तो है, मॉड ऑफ जेड लेस देन 3 ग्रेटर देन 1। ये एनुलस की इक्वेशन है, रिंग की इक्वेशन है ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे अपने। एक पार्ट और बच गया हमारा, उसको देखें जरा ध्यान से। अच्छा, अभी 2 पार्ट बचे हैं, अभी 2 किए। मॉड जेड ग्रेटर देन 3, इसको भी देख लेते हैं। देखिए मॉड जेड ग्रेटर देन 3, थर्ड पार्ट। पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूं, एफ जेड इक्वल टू 1/2 1/z+1 माइनस 1/z+3। ये मेरा गिवन फंक्शन है, और यहां पर हमें जो दिया है वो दिया है मॉड जेड ग्रेटर देन 3। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये दिया हुआ मुझे, तो एक बात बताइए, एफ जेड इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जेड की वैल्यू 3 से बड़ी है, जेड की वैल्यू क्या 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी है, तो जेड जो है वो 3 से भी बड़ा है, तो 1 से बड़ा तो होगा ही। देखो जरा ध्यान से देखो, जेड को, चलिए पहले मैं यहां लिख देता हूं, 1 + z माइनस 1/z+3। देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेड की वैल्यू 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी है, तो जेड 1 से बड़ा तो होगा ही। इसका मतलब यहां पर जेड 3 से भी बड़ा है, और होना चाहिए 1 से छोटा। तो क्या करें, जो बड़ा है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर जेड बड़ा है, इसलिए मैं यहां से जेड को कॉमन लेता हूं, और यहां पर बचेगा 1 + 1/z। अब देखो ये 1 से छोटा हो गया, कैसे? देखो जेड 3 से बड़ा है, तो अगर आप 1 को 3 से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा ही आएगा ओवरऑल, खत्म हो गया। माइनस 1/, यहां पर कौन बड़ा है? देखो यहां पर भी जेड ही बड़ा है, 3 बड़ा नहीं है, क्योंकि जेड 3 से बड़ा है। तो यहां पर भी आपको जेड ही कॉमन लेना पड़ेगा, और जेड को जब आप कॉमन लोगे तो बचेगा 1 + 3/z। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू 1 से छोटी होगी इधर वाली, क्यों? क्योंकि अगर आप 3 को 3 से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट स्टेप। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि जेड बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है। बस आपको ये देखना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा। जो बड़ा है उसको कॉमन ले लो, और जो बच गया उसको ऊपर ले जाओ, माइनस पावर हो जाएगी उसकी -1, और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ऐड कर दीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए देखो यहां पर 1/, अच्छा ये 1/z तो नहीं बच गया ऐसे ही, और यहां पर आप लिखेंगे 1 + 1/z की होल पावर -1 माइनस 1/z को ऐसे लिख दो, और 1 + 3/z की होल पावर -1। अब इसको अगले स्टेप में एक्सपेंड कर दो। इसको क्या करना है? एक्सपेंड करना है, बाकी कुछ नहीं करना। चलिए एक्सपेंड करते हैं। देखिए तो एफ जेड इज इक्वल टू, देखिए इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूं मैं, 1/2 तो बाहर है, 1/2 बाहर है, 1/z ये लिखा है। अब इस सीरीज को एक्सपेंड कर दीजिएगा। देखो इस सीरीज को एक्सपेंड करने जा रहा हूं, यहां पर जेड का काम 1/z कर रहा है, ठीक है। तो ये आएगा 1 माइनस 1/z प्लस 1/z² माइनस 1/z³ प्लस डैश डैश डैश। आगे चलते हैं, माइनस का 1/z, और यहां पर देखो 1 प्लस नहीं 1 माइनस,
1 माइनस 3 अपॉन जेड प्लस 9 अपॉन जेड स्क्वायर और माइनस 27 अपॉन जेड क्यूब एंड प्लस डैश डैश डैश, और ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको मालूम है क्या करना है, या तो इनको समेशन की फॉर्म में लिख दीजिए या इनको ऐड करके लिख दीजिए। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको फंक्शन लिखना है, उसमें से बड़े नंबर को कॉमन ले लेना है, उसके बाद फंक्शन को ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाके बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देना है, और एक्सपेंड करने के बाद आपके पास दो तरीके हैं आंसर लिखने के, या तो आप समेशन की फॉर्म में लिखें या ऐड करके लिखें। अब मैं यहां पर देखो क्या कर रहा हूं, ऐड कर देते हैं इस बार। 1/2, देखो ऐड करने के लिए 1/z को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/z प्लस 1/z माइनस, देखो 1/z माइनस 1/z स्क्वायर प्लस 1/z क्यूब माइनस 1/z क्यूब प्लस डैश डैश डैश। आगे चलिए इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, देखो माइनस का 1/z है ना, माइनस माइनस प्लस 3/z स्क्वायर, उसके बाद आगे जाएंगे माइनस 9/z स्क्वायर, और आगे जाएंगे प्लस 27/z क्यूब और माइनस डैश डैश डैश, ये आ जाएगा। अब इसको मैं ऐड कर रहा हूं, देखो कितना आएगा। यहां पर अगर 1/z और 1/z तो कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरे पास बच रहा है fz इक्वल टू 1/2 को बाहर ही रखो। देखो ये 3/z स्क्वायर है, ये माइनस का 1/z स्क्वायर है, 2/z स्क्वायर प्लस का बचेगा। सेम पावर वालों को ऐड करना है भाई, 2/z स्क्वायर, यहां पर ये माइनस का 9/z क्यूब होगा उधर, एक मिनट, ये माइनस का 1/z स्क्वायर जेड क्यूब, और यहां पर एक मिनट, ये हो गया माइनस का 1/z, ये जेड स्क्वायर प्लस में जेड क्यूब माइनस में z4। तो पहली बात तो ये पावर z4 है, ये z4 है। इधर देखो एक बार चेक करो, 1/z प्लस का 3/z स्क्वायर माइनस का 9 ये जेड क्यूब है, यहां पर देखो ये जेड क्यूब है, ये z4 है, जेड क्यूब और z4। अब ऐड कर देते हैं, देखो तो जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर के साथ ऐड करा तो 2/z स्क्वायर, जेड क्यूब को जेड क्यूब के साथ ऐड करेंगे तो ये 1 है वो 9 है, तो माइनस का 8/z क्यूब बचेगा। इसी तरह से z4 को z4 के साथ ऐड करेंगे तो प्लस का 26/z की पावर 4 बचेगी, और फिर माइनस आएगा डैश 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 डैश। ठीक है, अब इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनली आपके पास आंसर मिलेगा 2 से 2 यहां कट जाएगा, तो 1/z स्क्वायर माइनस का 4/z क्यूब, और ये बचेगा 13/z की पावर 4 और माइनस डैश डैश डैश, और ये आपका आ गया यहां से फाइनल आंसर। तो समेशन की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो ऐड करके लिख सकते हैं। अब ध्यान रखना सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। समेशन वाला लिखना आसान होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको समेशन वाला मुश्किल लगता है तो आप ऐसे ऐड करके लिखेंगे जैसे मैंने लिखा, सभी क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है। तो ये क्या है, तो यहां पर निगेटिव पावर आ रही जेड की, जेड की पावर कैसी आ रही है, नेगेटिव, तो इट इज अ लॉरेंस सीरीज, इट इज अ लॉरेंस सीरीज। मैंने आपको बताया टेलर सीरीज में केवल पॉजिटिव टर्म्स आती हैं। इट इज अ लॉरेंस सीरीज विद इन द एनुलस, विद इन द एनुलस, एनुलस क्या है यहां पर जरा ध्यान देना, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3 है। इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3 है और लेस देन आर है। अब ये आर क्या है दूसरा वाला, ये तो था ही नहीं यहां पर, एक्चुअल में हमने आर ले लिया, एक रेडियस है जो कि इन्फिनिटी तक है। भाई हमें ग्रेटर देन जेड के आगे एक सर्कल लेना पड़ता है ना, यहां पर देखो मैंने आपको समझाया था, ये केस मैंने आपको समझाया था, कहां समझाया था, ये रहा। तो ये जो बाहर वाला सर्कल है ये एक्चुअल में हम कहां लेते हैं, इन्फिनिटी पे, जिसका रेडियस भी क्या होगा, इन्फिनिटी, जिसको मैं आर कह रहा हूं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे कि एक लॉरेंस सीरीज है
विद इन एनुलस, इस एनुलस के अंदर जिस आर क्या है, आर इज अ वेरी लार्ज, आर इज लार्ज, आर यहां पर क्या है, एक लार्ज वैल्यू है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट क्या था, फोर्थ पार्ट है ना। तो पहले तो मैं फंक्शन लिख लेता हूं, फंक्शन अगेन सेम ही है, 1/2 1/z+1 माइनस 1/z+3। अब यहां पर देखिए दिया क्या हमें, तो पहले मैं उसको लिख लेता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है लास्ट वाला भी, ये रहा, z+1 लेस देन 2 ग्रेटर देन 0, z+1 लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 0। देखो ये बहुत स्पेशल है। क्यों है स्पेशल, क्योंकि इसमें इस सर्कल का जो सेंटर है वो आपको मालूम है -1, 0 पर है। अब जरा यहां पर ध्यान देना, यहां पर इसको स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये z+1 दिया है, तो ध्यान रखना इनइक्वालिटी में कभी भी इस तरह से दिया है z+1, अभी तक z दे रखा था मॉड के अंदर, अभी तक z दे रखा था, इसका मतलब उसका सेंटर 0 पे था, इसका मतलब उसका एक्सपेंशन 0 के अबाउट हो रहा था। लेकिन अब जो हमारा एक्सपेंशन होगा वो z = -1 के अबाउट होगा, क्योंकि यहां से z = -1 आएगा। और मैं ये बात आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर एक्सपेंशन 0 के अबाउट नहीं है तो आपको इसको t मानना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट z+1 = t और बाद में t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर मैं इसको t मान लूं तो अब देखो मेरे पास क्या बन गया है, mod ऑफ t लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 0। अब तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। अब जो मेरे पास गिवन फंक्शन था उसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, fz = 1/2, अंदर कितना आएगा, देखो z+1 की जगह t आएगा तो ये 1/t हो गया, माइनस 1/, क्योंकि z+1 की जगह t आएगा तो ये कितना बच जाएगा, तो देखो z की जगह कितना आ जाएगा, t-1, यानी कि t+2 बचेगा। समझ में आया कैसे लिखा, भैया z+3 है, इसमें से 1 को अलग कर लो तो z+1+2 लिख सकते हैं इसको। भाई आप z+3 को z+1+2 लिख सकते हैं और z+1 की जगह t पुट कर दो तो t+2 आ गया, ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, काम खत्म हो गया। अब मुझे इसको एक्सपेंड करना है, तो चलिए करते हैं। देखो जरा, अब जरा यहां पर ध्यान देना, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 1/2 1/t को एक्सपेंड नहीं करते हैं। जब नीचे सिंगल वेरिएबल हो, t के मतलब z हो या t हो, उसको आप एक्सपेंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये 1/t है, इसको एक्सपेंड नहीं किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा इसको। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, जो t की वैल्यू है वो 0 से 2 के बीच में है, 0 से 2 के बीच में है, यानी कि यहां पर t बड़ा है कि 2 बड़ा है, यहां पर 2 बड़ा है, क्योंकि t की वैल्यू 2 से छोटी है। तो इस 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, जो बड़ा होता है उसको कॉमन लेते हैं। तो 2 बड़ा है, 2 को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 + t/2। अब हमें ये देखो जरा, ये t/2 ऑटोमेटिक अपने आप ही 1 से छोटा हो गया। क्यों, क्योंकि t की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है। अगर आप 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल 1 ले लो, अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा ही आएगा, यानी कि यहां पर मैं बाइनोमियल थ्योरम को लगा सकता हूं। बाइनोमियल थ्योरम को यहां पर मैं अप्लाई कर सकता हूं। अब आप जरा ध्यान से देखें, तो मेरे पास जो फंक्शन आ गया fz, वो आ गया 1/2 ब्रैकेट में 1/t, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिखो, माइनस 1/2 और इसको लेके जाओ ऊपर 1 + t/2 की होल पावर -1। अब इसको कर देंगे एक्सपेंड, तो fz = 1/2 1/t माइनस, इसको एक्सपेंड करना है 1/2, कितना आ जाएगा, देखो यहां पर फॉर्मूला लगाते थे 1 - z का काम यहां पर t/2 कर रहे हैं, तो 1 - t/2 + t²/4 माइनस t की पावर 3/9 प्लस डैश डैश डैश, और ये हो गया हमारा एक्सपेंशन।
अब यहां पर मैं एफ जेड की वैल्यू लिखने जा रहा हूं, एफ जेड इक्वल टू 1/2, देखो इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1/t माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस t/4 माइनस प्लस माइनस t की पावर 2/8 और माइनस माइनस प्लस t की पावर 3/18 और माइनस डैश डैश डैश, ये आ जाएगा। क्या सही लिखा मैंने? -1/2 मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 हो गया, माइनस हो गया 8 हो गया, प्लस हो गया 18 हो गया, और बाहर 1/2 और है, चाहे तो आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 1/2t बन जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अब अगले स्टेप में मैं क्या करता हूं, यहां पर वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। 1/2 को मैं बाहर ही रख रहा हूं, आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पर जो आपका आंसर आएगा ना, हो सकता है कि आपका आंसर बुक के साथ मैच ना करे, क्योंकि बुक में जो ज्यादातर आंसर लिखे गए ना वो समेशन की फॉर्म में लिखे गए। तो अगर बुक में समेशन की फॉर्म में आंसर लिखा होगा तो वो आपके आंसर से मैच नहीं करेगा, लेकिन समेशन से जस्ट पहले वाला स्टेप आपके साथ मैच करेगा। तो ऐसा नहीं है कि बुक में आंसर समेशन में दे रखा है तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है, बिल्कुल गलत नहीं। चलिए तो t की जगह पुट कर देते हैं, t की वैल्यू, t क्या पुट कर रहा था मैंने, z+1, जहां जहां t आ रहा है वहां z+1 पुट कर दो, तो 1/z+1 माइनस 1/2 प्लस z+1/4 माइनस z+1 की पावर 2/8 और प्लस z+1 की पावर 3/18 और माइनस डैश डैश डैश, ये आ जाएगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर भी है। ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे देखिए, बात करते हैं कि ये सीरीज कौन सी है, टेलर या लॉरेंट। देखो जेड नीचे आ रहा है यहां पर और ऊपर आ रहा है वहां पर, तो इट इज अ लॉरेंट सीरीज, इट इज अ लॉरेंट सीरीज विद इन द एनुलस। देखिए लास्ट वाली लाइन लिखना बहुत जरूरी है, विद इन द एनुलस, एनुलस क्या है, मॉड ऑफ z+1 लेस देन 2 ग्रेटर देन 0, ये मेरे पास क्या है, एनुलस हो गया। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखो इस एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, ये एक क्वेश्चन से सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर सकते हैं, अगर आपको ये चारों पार्ट समझ में आ गए हैं, ठीक है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुका हूं कैसे करने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज कैसे करना है, यहां पर मैंने आपको और डिटेल में बता दिया। और आप देखो चारों पार्ट को मैच कर सकते हैं, इसमें टेलर सीरीज ही मिली हमें, वहां पर देख सकते हैं आप। पहले वाले केस में हमें जेड की सारी पावर पॉजिटिव मिली, टेलर, यहां पर भी मैंने पहले बता दिया था टेलर है। इस वाले केस में हमें लॉरेंट सीरीज मिली, मैंने पहले आपको बता दिया था लॉरेंट है। यहां पर मुझे लॉरेंट सीरीज मिली, यहां भी मुझे लॉरेंट सीरीज मिली। तो ये जो मैंने आपको ग्राफ समझाए हैं, ये आपको टेलर और लॉरेंट सीरीज का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताए थे। आप इनको ग्राफ में बनाना चाहते हैं, सॉरी आप इनको सॉल्यूशन में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, नंबर पेपर छूट सकता है आपका। तो इसलिए कंपलसरी नहीं है आप सीधे सॉल्यूशन करें, समय है आपके पास तो बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, इसको भी जरा देखते हैं। अब मैं यहां पर सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट बताऊंगा, बाकी आपको अपने आप सॉल्व करना है, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है। देखो बिल्कुल सेम ही तो है, जो हमने अभी किया वही करना है सब जगह, बस थोड़ा सा यहां पर फंक्शन अलग है। तो मैं आपको फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, केवल मैं आपको फंक्शन एक्सप्लेन करूंगा। फंक्शन क्या है यहां पर मेरे पास, एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 1/z+2 और z+3, ये मेरे पास फंक्शन है। इसको मुझे टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज से एक्सपेंड करना है, मतलब दोनों से नहीं करना है। एक्चुअल में क्या है देखो, अब मुझे देख के बताओ आप, इसमें क्या मिलेगा आपको, टेलर सीरीज मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये देखो z<2 है, यानी कि एक सर्कल की इक्वेशन है। क्या है ये, सर्कल की इक्वेशन है, और लेस देन मतलब सर्कल के अंदर का रीजन है। तो यहां पर आपको मिलेगी टेलर सीरीज।
आप बिना सॉल्व करे बता सकते हैं। तो आप जब इसको एक्सपेंड कर देंगे ना तो आपका आंसर में जेड की सारी पावर पॉजिटिव आ रही होंगी। ये देखो यहां दो सर्कल है, ये 2 से बड़ा और ये 3 से छोटा, यानी कि यहां दो सर्कल बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल यानी कि एनुलस बनेगा, यहां पर रिंग बनेगी, लॉरेंस सीरीज मिलेगी। इसमें भी रिंग बनेगी क्योंकि ग्रेटर देन है, दूसरा सर्कल इंफिनिटी पे होगा तो इसमें भी रिंग मिलेगी। तो यानी कि पहले पार्ट में आपको टेलर सीरीज मिलेगी और इन दोनों पार्ट में आपको लॉरेंस सीरीज मिलेगी, इसीलिए ऊपर बोला कि टेलर और लॉरेंस का यूज करना है। मतलब यहां से आपको टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज मिलेंगी, इसमें टेलर और इन दोनों में लॉरेंस। चलिए मैं एक्चुअल में आपको यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं, इसको शुरुआत कैसे करेंगे, मतलब एक्चुअल में शुरुआत कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आगे कुछ नहीं बताऊंगा, आगे आप अपना आप कर लेंगे। देखो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन हम तभी करते हैं जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा हो, सॉरी डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा हो तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां पर न्यूमरेटर की डिग्री 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो जब ऊपर और नीचे की डिग्री सेम होती है ना तो पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले डिवाइड करते हैं, या ऊपर की डिग्री ज्यादा हो नीचे की कम हो तब भी डिवाइड करते हैं। तो यहां पर जल्दबाजी में आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे, पहले आप डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करना आपको आता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं कैसे होता है। तो ऊपर आ रहा है जेड स्क्वायर माइनस 1, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई करोगे जेड का जेड में करोगे जेड स्क्वायर प्लस देखो 2 का जेड में करोगे 2z, फिर 3 का जेड में करोगे 3z, तो ये 5z आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना इतना ही आएगा, 2 + 3 2 × 3 6 ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर इसको डिवाइड करके लिखना है। जरा डिवाइड करना मैं इधर बता देता हूं, आपको सबको आता है मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके दिमाग से निकल गया है कि डिवाइड कैसे करते हैं, तो मैं उसको समझा देता हूं। आपको क्या करना है, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 से डिवाइड करना है जेड स्क्वायर माइनस 1 को। तो देखो कितना आएगा, जरा ध्यान देना, इसको डिवाइड करना है। तो यहां पर आपको ऐसा नंबर लिखना है जो जेड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जेड स्क्वायर ही दे दे, तो 1 लिख दो। तो 1 × जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 × 5z 5z, लेकिन 5z यहां कहीं है ही नहीं तो आप अलग से लिख दो 5z, ये आ गया 5z। और 1 × 6 6 आएगा, तो यहां पर आप लिख दो +6, ठीक है। अब साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल, -1 और -6 -7, कितना आ गया -7। अच्छा पहले इसको लिखते हैं, पहले लिखेंगे -5z, जिसकी डिग्री ज्यादा होती है उसको पहले लिखते हैं, तो -5z और ये आ गया -7, खत्म हो गया। तो ये आपका रिमाइंडर है। अब आपको लिखने का तरीका क्या है, देखो लिखने का तरीका ये कहता है कि आप पहले लिखेंगे क्वेश्चन मतलब जो आपका आंसर आया 1 डिवाइड करने के बाद, तो पहले आप आंसर लिखेंगे, उसके बाद आप रिमाइंडर लिखेंगे। रिमाइंडर आपका ये रहा, -5z -7, इसमें से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो 5z + 7 बचता है। तो यानी कि मैं रिमाइंडर लिखूंगा पहले, तो यहां पर लिखूंगा मैं -5z + 7 डिवाइडेड बाई जिससे आपने डिवाइड किया था उसको लिख दो, डिवाइड किया था आपने जेड स्क्वायर प्लस 5z + 6 से। अब ये fz आया डिवाइड करने के बाद। अब यहां पर देखो आगे, ठीक है, यहां तक हमारे पास आ गया। अब देखो क्या करेंगे, तो हमारे पास fz कितना आ गया, fz = 1 - 5z + 7 डिवाइडेड बाई, अब वापस इसके फैक्टर लिख दो, z + 2 और z + 3, z + 2 और z + 3, ये आ गया। अब क्या करना है, अब इसके करने पार्शियल फ्रैक्शन। तो मेरे ख्याल से पार्शियल फ्रैक्शन सभी को करने आते होंगे, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको पार्शियल फ्रैक्शन करना आता है। तो जब आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस, अब जरा ध्यान देना पार्शियल फ्रैक्शन, चलिए मैं एक बार कर ही देता हूं पार्शियल फ्रैक्शन। मुझे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, देखो कितना आएगा, 5z + 7, देखो fz, ध्यान देना मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे करते हैं, आप प्रॉपर तरीके से करके देख लीजिए, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। देखो मुझे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो मैं क्या करूंगा,
इसमें से एक फैक्टर को ले लेते हैं नीचे। मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया z+3, कितना ले लिया z+3, तो z+3 से z की वैल्यू कितनी आएगी -3, यहां से z+3 को 0 रखो, -3 आएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर -3 पुट करना है, कहां पर, इस वाले पोर्शन में। ये डायरेक्ट तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन करने का। अगर आपको डायरेक्ट सही नहीं लगता है तो आप प्रॉपर तरीका आपको आता है, आप वैसे करके देख लीजिए। तो आपको क्या करना है जरा ध्यान दीजिए, यहां से z+3 को 0 पुट करो, तो यहां से आपको z की वैल्यू -3 मिलेगी। अब आप क्या करो, आपने ये फैक्टर उठा लिया है ना, इस फैक्टर को छोड़ के बाकी बचे हुए पोर्शन में z की वैल्यू -3 पुट कर दो। तो देखो यहां -3 पुट करेंगे तो माइनस का 15 प्लस का 7, तो माइनस का 8 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा -1, तो ऊपर बचा -8, नीचे बचा -1, तो -8/-1 प्लस का 8, यानी कि यहां पर 8 आ जाएगा। अब आगे देखो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद दूसरा फैक्टर उठा लो z+2। जब आप z+2 को उठाओगे तो यहां से z की वैल्यू -2 आएगी। अब z+2 को छोड़ करके बाकी पोर्शन में -2 पुट कर दो, तो यहां -2 पुट करेंगे तो ये -10 हो जाएगा, और प्लस का 7 यानी कि -3 बचेगा। यहां पर जब आप पुट करेंगे तो ये प्लस का 1 बचेगा, तो यानी कि -3 आपके पास आ गया, तो ये आ गया -3। ये लीजिए डायरेक्ट हो गए पार्शियल फ्रैक्शन। बाकी आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से भी इतना ही समय लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। fz इक्वल टू देखो कितना आ गया 1 माइनस, मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस वाला मैं पहले लिख लेता हूं, तो 1 + 3/z+2, 1 + 3/z+2 माइनस 8/z+3, ये मेरे पास आ गया फाइनली fz। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है जरा ध्यान देना, अब आपको इस fz को आगे लेके चलना है। fz इक्वल टू 1 + 3/z, 1 + 3/z और माइनस का 8/, मैंने गलत लिख दिया, 1 + 3/z+2, 1 + 3/z+2 माइनस का 8/z+3। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आपके पास फाइनली ये fz आया है, यानी कि आपको काम करना है इस fz के ऊपर। समझ में आ गया, इस fz के ऊपर आपको काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से आप ये वाला पार्ट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, तो देखो जब आप ये वाला पार्ट करोगे तो यहां पर z की वैल्यू क्या है, <2 है, यानी कि z की वैल्यू 2 से छोटी है। इधर आ जाओ, देखो यहां पर z की वैल्यू 2 से छोटी है, यानी कि यहां 2 बड़ा है, इसमें से 2 को कॉमन ले लो तो ये 1 + z/2 बचेगा। इसको ऊपर ले जाओ, बाइनोमियल से एक्सपेंशन कर दो इसका। यहां पर देखो z की वैल्यू 2 से छोटी है, यानी कि यहां पर 3 बड़ा है, 3 को कॉमन ले लो और बाकी ऊपर ले जाओ, पावर -1 आ जाएगी, एक्सपेंड कर दो, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। सिमिलरली यहां z की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, तो इसका मतलब ये हुआ z की वैल्यू 2 से और 3 के बीच में है, इसका मतलब z की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो इसका मतलब यहां पर बड़ा नंबर z है। अगले वाले केस में z को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। और z की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से छोटी है, तो यहां पर 3 बड़ा नंबर है, 3 को कॉमन लेना पड़ेगा। और आखिरी वाले केस में z की वैल्यू क्योंकि 3 से बड़ी है, तो जब आप थर्ड वाले केस में जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से भी z को कॉमन लेना पड़ेगा और यहां से भी z को कॉमन लेना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ इसमें क्या दोबारा मुझे कराने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, आप अपने आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में ही ये क्वेश्चन आया था। आगे देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां पर mod z की जो वैल्यू है वो 10 से 2 के बीच में नहीं है भाई, ये एक्चुअल में यहां पर गलत लिखा है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ये 1 से 2 के बीच में हो, ठीक है ना। z की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, ठीक है। हाँ ये यहां पर है, थोड़ा सा करेक्ट करना है यहाँ पे। चल अब इसमें कुछ अलग नहीं है, mod z की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, इसमें एक ही पार्ट दिया है और कुछ आपसे पूछा भी नहीं गया, केवल एक ही पार्ट आपको यहाँ पर दिया गया और z की वैल्यू किसके बीच में 1 और 2 हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहां पर हमारे पास क्या है,
एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 और जेड स्क्वायर प्लस 4। ये मेरे पास फंक्शन है। ये तो आसान है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से कर लेंगे हम इसको। देखो यहां पर एक्चुअल में आपको करना क्या है, ये जो है इसको सिंप्लीफाई करना है पहले, इसको इसके पार्शियल फ्रैक्शन पहले करने, क्योंकि देखो आपको बाइनोमियल थ्योरम लगानी है तो आपको सारे फैक्टर अलग अलग करने पड़ेंगे, जिससे आप फैक्टर को नीचे से उठा के ऊपर ले जाओ और उसकी पावर -1 हो जाए। अलग अलग करते हैं। देखो तो एफ जेड इक्वल टू, पहले तो आप इसके फैक्टर कर दीजिए नीचे से, जेड स्क्वायर -1 है तो यहां पर जेड स्क्वायर जो -1 लिखा हुआ है इसको पहले तो आप जेड -1 और जेड +1 लिख दो, और ये हो गया जेड स्क्वायर +4। अब हमें करना है इसका पार्शियल फ्रैक्शन। क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन। तो कैसे करेंगे अब जरा ध्यान देना। पार्शियल फ्रैक्शन मुझे इसके करने पड़ेंगे, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, इसको ले लेते हैं हम फंक्शन को, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 है ना, और यहां पर लाके वापस पुट कर देंगे। तो मैं यहां पर इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहा हूं, जरा ध्यान दो। जेड अपॉन जेड -1 जेड +1 जेड स्क्वायर +4 जेड स्क्वायर +4, ये मेरे पास आ गया इक्वल टू में। देखो इक्वल टू में a अपॉन जेड -1 प्लस b अपॉन जेड +1 प्लस c। अच्छा यहां पर क्वाड्रेटिक आ गई। देखो आप जानते हैं लीनियर के लिए तो a अपॉन जेड -1 b अपॉन जेड +1 एक एक कांस्टेंट आएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए 2 कांस्टेंट आते हैं, सी जेड प्लस d अपॉन में जेड स्क्वायर +4, ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लेफ्ट में तो आप जेड रखो। देखो अगर आप इधर एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा, और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाता है, तो ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों। भाई यहां एलसीएम लोगे तो ए के साथ ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए जेड +1 और जेड स्क्वायर +4 प्लस बी के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जेड -1 और जेड स्क्वायर +4 प्लस सी जेड प्लस डी, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जेड -1 और जेड +1। अब यहां से हमें करना क्या है, यहां से हमें कैलकुलेट करना है एबीसीडी। एबीसीडी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, मैं इधर बता देता हूं। देखो तरीका यह है कि सबसे पहले आप यहां पर जेड की ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिससे कोई फैक्टर 0 हो जाए। तो सबसे पहले यहां पर देखो, एक तो जेड इक्वल टू 1 पुट कर दो और जेड इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए। तो जब यहां पर आप जेड की वैल्यू पुट जेड इक्वल टू 1, तो जब आप जेड इक्वल टू 1 पुट करोगे तो देखो जेड की जगह 1 पुट करो, लेफ्ट में 1 आया, इक्वल टू, इधर आ जाओ, जेड की जगह पर जब 1 पुट करोगे तो देखो ये जेड -1 है, यानी कि ये फैक्टर खत्म हो जाएगा। इधर भी जेड -1 आ रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, इधर 1 और ये 1 पुट करो यहां पर, ये 2 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा, तो 10a बचेगा, 10a, यानी कि यहां से a की वैल्यू आ गई 1/10। और आगे चलते हैं। अब आप पुट कर दो z की जगह, पुट z इक्वल टू -1। तो देखो जैसे आप -1 पुट करोगे तो देखना जरा ध्यान से क्या आ रहा है, -1 पुट करने पे लेफ्ट में -1 आएगा इक्वल टू में। ये पार्शियल फ्रैक्शन बहुत अच्छे से मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। देखो z इक्वल टू -1 पुट करोगे तो ये फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा, ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, है ना। बचेगा कौन सा, ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो जाएगा। जब z की जगह -1 रखोगे ये बचेगा। अब जरा यहां ध्यान दो, -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर +1 होगा, ये 5 हो जाएगा, ये -2, तो 10 माइनस का 10 भी आएगा, माइनस का 10 भी, यानी कि यहां से b की वैल्यू अगेन 1/10 आ गई। तो a और b तो आ चुका, a और b आ चुका। अब आगे देखो, a और b के बाद बाकी की वैल्यूज मैं निकाल लेता हूं। यहां पर देखो a और b मेरे पास आ चुका। अब क्या करूंगा मैं, पुट z इक्वल टू 0 पुट कर लो। देखो +1 और -1, अब कोई फैक्टर 0 नहीं हो रहा है, लेकिन हम अब क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। क्यों, मैं आपको पहले ही बताया था कि पहले तो आप पार्शियल फ्रैक्शन करते समय ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे कोई फैक्टर 0 हो जाए। अगर कोई फैक्टर 0 नहीं हो रहा है तो फिर 0 पुट करके देखो। तो मैं 0 पुट कर रहा हूं सब जगह, तो देखो लेफ्ट में तो 0 बचेगा
इक्वल टू, लेफ्ट में बचा 0 इक्वल टू, अब राइट में देखते हैं जरा। देखो यहां मैं 0 पुट करूंगा, यहां भी 0 पुट करूंगा, तो ये कितना बचेगा 4a बचेगा। देखो यहां 1 बचा, यहां 4 बचा, तो 4a, तो ये तो आ गया 4a। आगे चलते हैं, यहां पर अगर मैं z की जगह 0 पुट करता हूं तो यहां -1 बचेगा, या माइनस प्लस का 4 बचेगा, तो माइनस का 4b, तो चलिए माइनस का 4b आ गया। और आगे चलते हैं, इधर अगर मैं z को 0 पुट करता हूं तो देखो यहां पर तो ये cz है, तो c ये तो 0 हो जाएगा, तो यहां बचेगा d, और यहां बचेगा -1, तो माइनस का d बचेगा, माइनस का d। तो यहां पर आप जरा ध्यान दो, अगर मैं a और b की जगह, a और b की वैल्यू तो सेम है 1/10 1/10, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल, तो यहां से d की वैल्यू आ गई 0। तो देखो मेरे पास a आ चुका, b आ चुका, d आ चुका, बचा क्या c बचा, c की वैल्यू और निकालनी है। अब c के लिए क्या करूं मैं, देखो मैं 1 पहले पुट कर चुका हूं, -1 पुट कर चुका हूं, और अब 0 भी पुट कर चुका हूं। अब क्या पुट करूं, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 2 पुट करूंगा या -2 पुट करूंगा, तो मैं यहां पर 2 पुट कर लेता हूं, तो पुट z इक्वल टू 2। तो जब मैं यहां पर z की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो अब जरा ध्यान देना कितना आएगा, लेफ्ट में तो मेरे पास 2 आएगा, इज इक्वल टू राइट साइड चलते हैं। देखो यहां 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4 + 4 8, और यहां 3, तो ये 24a आएगा। कितना आएगा 24a। समझ में आया क्यों आया 24a, देखो ये 8 हो गया और ये 2 3 24 आ गया, ठीक है, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा। अब और 1 मिनट, देखो अब यहां पर पुट करता हूं मैं 2, तो ये 8 हो जाएगा, और ये 2 - 1 1 बचेगा, तो 8b। अगली टर्म आ रही है 8b। और आगे चलते हैं, यहां चलते हैं 2 पुट करना है z को, तो ये 3 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, d मेरा पहली 0 आ चुका है, तो मैं एक काम करता हूं d 0 है, तो देखो ये 3 बचा 3, तो हाँ z को कितना पुट किया 2। देखो ये बचेगा, यहां पर बचेगा मेरे पास, ये 2 पुट करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इनटू में, और यहां पर देखो d तो 0 है, तो d को 0 रख दो। अब यहां पर z cz है, तो ये 2c हो जाएगा, तो देखो 2c × 3, ये यानी कि 6c आएगा पूरा। कितना आएगा 6c। तो आगे पुट कर देता हूं मैं 6c, ये मेरे पास आ गया। तो समझ में आ गया 6c कैसे आया। चलिए अब यहां पर सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो ये 2 इज इक्वल टू 24/10, a की वैल्यू 1/10, 8/10 और प्लस में 6c, तो 6c इक्वल टू कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो, 6c इक्वल टू 2 - 24/10 - 8/10। मैं सबको उधर ले गया, 6c के बराबर में आ गया। इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम 10 आएगा, 20 - 24 - 8, देखो कितना बचा, ये आ गया 6c इक्वल टू ये 32, यानी कि माइनस का 12/10, 6 से 2 टाइम्स कटेगा, तो ये c इक्वल टू आ गया मेरे पास माइनस का 2/10, यानी कि फाइनली c की वैल्यू -1/5 आती है। तो यहां पर एक्चुअल में बस आपको पार्शियल फ्रैक्शन पे मेहनत करनी है, बाकी इसके आगे तो क्वेश्चन कुछ नहीं है ही नहीं। चलिए ABCD की वैल्यू आ चुकी मेरे पास, उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो FZ आ जाएगा, FZ देखो कितना आ जाएगा, नाउ FZ। तो यहां पर आपका पार्शियल फ्रैक्शन का एक बार और रिवीजन हो गया, FZ इक्वल टू, अच्छा इक्वेशन नंबर उसको नहीं 1, इसको नीचे वाली इक्वेशन को 1 मानना था, ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें FZ, ये हमारे पास FZ था, देखो ये FZ ही तो है, तो FZ इक्वल टू A/Z-1, यानी कि यानी कि 1/10 Z-1 पहला पार्ट, उसके बाद प्लस B/1/10 Z+1, उसके बाद प्लस, आगे चलते हैं, देखो D0 आ रहा है, D0 आ रहा है, अब यहां पर बचेगा हमारे पास C कितना है -1/5, तो यानी कि यहां पर -1/5 आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा -1/5, और Z² + 1 है, कितना है
जेड स्क्वायर प्लस 4 है, जेड स्क्वायर प्लस 4 ये आएगा। चलिए अब यहां पर देखिए जरा ध्यान से, ये मेरे पास आ चुका। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो देखो यहां पर अब कैसे करेंगे इसको, कंडीशन क्या दी थी आपको, जेड की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में, यानी कि 1 से बड़ी और 2 से छोटी। अब यहां पर आ जाओ, जेड जो है वो 1 से बड़ा है, यानी कि इस वाले में से आपको 1, जेड 1 से बड़ा है तो इसमें से जेड कॉमन ले लो, यहां से भी जेड कॉमन आएगा, यहां से भी क्या आएगा, जेड कॉमन आएगा। और यहां पर देखो जरा, जेड 1 और 2 के बीच में है और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 से बड़ा तो नहीं होगा, यानी कि यहां से 4 कॉमन ले लो। तो यहां से आपको जेड को कॉमन लेना है, यहां से जेड को कॉमन लेना है और यहां से 4 को कॉमन लेना है। और कॉमन लेने के बाद, यानी कि कॉमन लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा 1 अपॉन, यहां से आपने कॉमन लिया किसको, जेड को, तो यह आ जाएगा 10 जेड और 1 माइनस 1 अपॉन जेड ऐसे बचेगा, प्लस 1 अपॉन 10, यहां से जेड को कॉमन लोगे 10 जेड, 1 प्लस 1 अपॉन जेड, माइनस यहां से 1 अपॉन 5। अब यहां पर जरा ध्यान दो, यहां से आप 4 कॉमन लोगे तो 5 इंटू 4 और ये बचेगा 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 4, ये आपके पास आ जाएगा। अब इनको सबको ऊपर ले जाओ और इनकी सबकी पावर -1 हो जाएगी और सबको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दो। क्या कर दो, बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दो। तो आप यहां पर देखोगे, देखो इन दोनों में आएगी निगेटिव पावर जेड की और उसमें आएगी पॉजिटिव पावर जेड की, यानी कि इट इज ऑल्सो ए लॉरेंट सीरीज, और लॉरेंट ही आनी भी चाहिए क्योंकि एनुलस दिया है। तो देखो इसके आगे अब अपने आप कर लेना, क्योंकि कुछ नया है नहीं, सिर्फ इनको ऊपर ले जाना है। मैं चलिए एक स्टेप और लिख देता हूं, एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन 10 जेड, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड की पावर -1 प्लस 1 अपॉन जेड और 1 प्लस 1 अपॉन जेड की पावर -1 और माइनस का 1 अपॉन 20, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 4 की होल पावर -1। अब मेरे ख्याल से तीनों में बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कर दीजिए, और एक्सपेंड करने के बाद यहां पर आपको ऐड भी नहीं करना, अगले स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। अगले स्टेप में क्या है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आंसर भी लिख ही देता हूं, जब इतना कंप्लीट हो ही गया तो अब आंसर मैं लिख ही देता हूं। एफ जेड इक्वल टू, देखो कितना आ जाएगा, यहां पर ये 1 अपॉन 10 जेड, 1 अपॉन 10 जेड, अंदर कितना आएगा, इसको एक्सपेंड करो, 1 माइनस 1 अपॉन जेड है ये। तो अब देखो यहां माइनस वाला, माइनस वाले में सारे प्लस आते हैं, क्या आते हैं, माइनस वाले में सभी प्लस आते हैं, माइनस में तो हाँ, चलिए तो माइनस वाले में सब प्लस आते हैं, 1 अपॉन जेड है, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 3 प्लस डैश 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 ऐसे ही चलते जाएगा, प्लस 1 अपॉन 10 जेड, आगे फिर से वही है 1 अपॉन 10 जेड, ये प्लस में है तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलेगा, यानी कि ये कैसे चलेगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड क्यूब और प्लस डैश डैश डैश, ये हो गया। अभी एक टर्म और बच गई, माइनस में 120, माइनस में है हाँ, माइनस में 120, 1 अपॉन 20, तो माइनस का 1 अपॉन 20 ब्रैकेट में एक्सपेंड कर दो पूरे को। यहां पर जेड का काम जेड स्क्वायर अपॉन 2 कर रहा है, ऑल्टरनेट चलेगा साइन, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड की पावर 4 अपॉन 4 माइनस जेड की पावर 6 अपॉन, कितना आ जाएगा 8 आएगा ना, हाँ नीचे 2 है तो 2 की पावर बढ़ती जाएगी और ऊपर जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर अपॉन 2, तो जेड स्क्वायर अपॉन 2, यहां इसका स्क्वायर करेंगे जेड की पावर 4 अपॉन 4, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्या करेंगे क्यूब, तो जेड की पावर 6 अपॉन 8 और प्लस डैश डैश डैश, और बस इसी तरह से आप आंसर छोड़ देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। करना चाहते कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, यहां पर कुछ टर्म कट जाएंगे, लेकिन अगर आप इतना भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये हमारे पास, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं इट इज अ
लॉरेंस सीरीज within the annulus मॉड जेड की वैल्यू 1 से 2 के बीच में। ये हमारे पास आ गया फाइनल इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से अब आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ऐसे ही मैंने 3 क्वेश्चन आपको और दिए हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर के एकेटीयू के पेपर्स उठा के देखेंगे तो वहां पर इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से और यहां से आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।